हे गाइस, वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। तो गाइस, आज का जो ये टॉपिक है ये आपके एग्जाम में पक्का से पक्का यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसमें हम कमांड्स याद करने वाले हैं, सारी कमांड्स है ना, ट्रिक्स के साथ सब कुछ याद हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, बस आपको आराम से बैठना है और अपनी कॉपी के अंदर नोट्स बनाने हैं। ठीक है, देखो सबसे पहली बात ये आपको पता होना चाहिए, ये जनरल नॉलेज टाइप है। ठीक है ना, कि 8 अगस्त 1932 को इंडियन एयरफोर्स इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, आप ज्वाइन करने जा रहे हैं तो आपको पता भी होना चाहिए लाइक दैट, है ना, सभी चीज़ों के बारे में। पहले इसका नाम था रॉयल रॉयल इंडियन एयरफोर्स, तो बाद में रॉयल वर्ड को हटा दिया गया था। ठीक है, ये बात आपको बताना चाहिए। इंडियन एयरफोर्स का डे 8 अक्टूबर को बनाया जाता है, क्यों? क्योंकि 8 अक्टूबर को ये एस्टेब्लिश्ड हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है आर्मी। आर्मी कब एस्टेब्लिश हुई है? 1 अप्रैल 1895। ठीक है, और दूसरी बात, इसको 15 जैन को बनाते हैं। इसको 15 जैन को आर्मी डे इसलिए बनाते हैं बिकॉज इस दिन जो ये है ना, के एम करियप्पा, इन्होंने जो चार्जेस थे वो अपने मतलब इंडिया के पास आ गए थे। इनडायरेक्टली ये बोले तो 15 तारीख को इंडिया के पास चार्जेस आ गए थे, तो के एम करियप्पा जनरल थे उस टाइम, तो इसलिए इंडियन आर्मी डे 15 जैन को बनाया जाता है। ठीक है, देखो उसके बाद आगे चलते हैं। अब आता है नेवी। नेवी बनाया जाता है, एस्टेब्लिश हुआ था 26 जन को 1950 को, सबसे बाद में। देखो हमारी आज़ादी के बाद में हुआ है नेवी एस्टेब्लिश्ड। ठीक है ना, नेवी कहाँ चाहिए हमको? केवल इस वाले पार्ट में। तो इसकी कितनी कमांड होगी? मैक्स सबसे कम कमांड है इसकी, 3 कमांड है, वो सब याद करवाऊंगा, फिर भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए ना। सबसे कम कमांड है इसकी, और इन दोनों की कमांड कितनी है? आर्मी की और एयरफोर्स की, इन दोनों की 7-7 कमांड है, 7 इसकी हैं और 7 ही इसकी कमांड है। ठीक है, और यहाँ आ जाते हैं नीचे, और इसकी कितनी कमांड है? 3 कमांड है, बताया मैंने भी आपको। ठीक है, और इसमें और क्या, हाँ, अब ये 4 दिसंबर को क्यों बनाया जाता है गाइस? एक हुआ था ऑपरेशन ट्राइडेंट। ठीक है ना, ये ट्राई अलग पढ़ना, डेंट अलग पढ़ना, इसको ट्राइडेंट। ठीक है, और ये 1971 में इंडियन पाकिस्तान, तो हमने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से इस वाले ऑपरेशन में बहुत बुरी तरीके से हरा दिया था या मार दी थी। ठीक है ना, तो इसलिए ये ऑपरेशन ट्राइडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये आ सकता है कि हम वाई द इंडियन नेवी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 4 दिसंबर, इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है गाइस। नीचे ऑपरेशन के नाम दे देगा 4-5 ऑपरेशन, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेशन 4 दिसंबर को हम नेवी डे क्यों बनाते हैं, बिकॉज ऑपरेशन ट्राइडेंट हम लोग सक्सेसफुल हुए थे उसमें। ठीक है, अब चलते हैं, इसको छोटा करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वाली स्लाइड में बताया था कि 6+1, टोटल मैंने कितनी कमांड बताई थी आर्मी की? 7 कमांड बताई थी। ठीक है, तो आपको इस तरीके से लिखना है 6+1। 6 हैं ऑपरेशन कमांड जो ऑपरेटिंग होती हैं, और एक है आपकी ट्रेनिंग कमांड। ठीक है, तो आपको अच्छे से नोट करना है। ठीक है, और ये किसकी कमांड बढ़ रहा है? यहाँ पे लिख लेना आर्मी, ये आर्मी की कमांड है। ठीक है, अब देखो आपको 2 चीज़ इससे पहले लाइक होता है ना, डायरेक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर किसी को नहीं है तो फिर भी मेरा हक बनता है बताने का, तो मैं बताऊँगा। देखो ये देखो, ये होता है नॉर्थ, सभी को पता है। ये होता है साउथ, ये भी सभी को पता है। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है? वेस्ट बंगाल, इतना तो सभी को पता है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल आता है इंडिया का, तो भी वेस्ट नहीं है, ये ईस्ट है। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो, अगर याद नहीं हो रही तो ये वेस्ट है। ठीक है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और इसकी जो बीच की होती है इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे साउथ वेस्ट, क्योंकि साउथ है और वेस्ट भी आ रहा है। इसको क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट, साउथ भी आ रहा है, ईस्ट भी आ रहा है। इसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ, नॉर्थ है ना, नॉर्थ में नॉर्थ ईस्ट। इसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ वेस्ट। तो ये अंदर वाली भी आपको पता होनी चाहिए, इस तरीके से डायरेक्शन सारी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ जाओ, अब हम पढ़ने वाले हैं आर्मी की कमांड्स। आर्मी की जो सेंट्रल कमांड है, ठीक है, कौन सी? इसको कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ देखो, आर्मी की जो सेंट्रल कमांड है वो कौन सी है? लखनऊ है। ठीक है, सेंट्रल कमांड कौन सी होगी? लखनऊ होगी। ठीक है, अब आपको उसके साइड वाली सारी पता नहीं चलेगी, लाइक ईस्टर्न कमांड कौन सी है, नॉर्दर्न कमांड कौन सी है, वेस्ट कमांड कौन सी है, साउथ कमांड कौन सी है, और साउथ वेस्ट कमांड कौन सी है। ये तीनों, ये चारों जो भी हैं, पांचों जितनी भी हो गई है, आपको सारी याद होनी चाहिए। देखो आपको ये कैसे याद होंगी वो भी एक बार बता देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, एक बार पढ़ रहा हूँ, एक बार मतलब पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो एक बार पढ़ लो इसको। ठीक है, उसके बाद एक रफ कॉपी लेना, उसमें ऐसे करके खुद बनाना चार्ट, और आपको खुद याद हो जाएंगी। अभी इसी वीडियो में ही याद करवा के ही छोड़ूंगा। ठीक है, वो मेरी जिम्मेदारी है। अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो फिर कुछ कर नहीं सकते ना हम लोग। ठीक है, देखो सबसे ऊपर कौन सी होगी? नॉर्थ में उधमपुर। ठीक है, बीच में हो गई लखनऊ सेंट्रल, ईस्ट में कौन सी होगी? कोलकाता। वेस्ट बंगाल भी कोलकाता में आता है, याद है ना, तो कोलकाता, कोलकाता का उसकी वो है, कैपिटल है वेस्ट बंगाल की। उसके बाद हो गया पुणे, साउथ में क्या होगी? पुणे हो गई। फिर हो गई जयपुर, जयपुर के बाद कौन सी हो गई? चंडीगढ़। वेस्ट में कौन सी हो गई? चंडीगढ़। अब देखो आपको कुछ नहीं करना, लाइक आपको एक बार कहाँ चला गया ये रहा, यहाँ पे आ जाओ। देखो इस तरीके से बनाना है। यहाँ पे कौन सी थी? लखनऊ। यहाँ पे कौन सी थी? कोलकाता। ऊपर कौन सी थी? उधमपुर। नीचे कौन सी थी? पुणे। यहाँ पे कौन सी थी? चंडीगढ़। और बीच में कौन सी है? जल्दी से बताओ, यहाँ मैंने बताई है क्या? देखो यहाँ पे कौन सी थी? जयपुर। तो इस तरीके से आपको एकदम फास्ट तरीके से रिवीजन, इतना ही रिवीजन होना चाहिए, इससे ज़्यादा रिवीजन कर रहे हो तो फालतू बकवास है। ठीक है, चलो एक बार आपसे मैं फिर से पूछता हूँ, देखते हैं कौन कौन बता पाता है और कौन कौन नहीं बता पाता। यहाँ पे कौन सी थी? उधमपुर, क्या बात है। यहाँ पे कौन सी थी? कोलकाता। यहाँ पे कौन सी थी? जयपुर। ठीक है, यहाँ पे कौन सी थी? पुणे। यहाँ पे कौन सी थी सेंटर में? लखनऊ। और यहाँ पे कौन सी थी? चंडीगढ़। हो गई ना याद? ऐसे याद हो जाएंगी, एक दो बार बोलोगे, लिखोगे। ये डायग्राम बनाना जरूरी है ना, जब तक डायग्राम नहीं बनाओगे याद नहीं होगी। चलो यहाँ पे आ जाते हैं।
गिरा हमारा। तो ये सारी आपको मेरे ख्याल से याद हो गई होंगी। एक ट्रेनिंग है शिमला के अंदर, ट्रेनिंग कमांड कहाँ पर है? शिमला, ठीक है। तो एक होगी 6 ऑपरेशन कमांड हो गई और एक ट्रेनिंग कमांड हो गई जो हमने पढ़ ली, ठीक है। तो ये वाली इमेज इतनी आपके माइंड में रहनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो ये जो अब कमांड पढ़ेंगे हम किसकी पढ़ेंगे? ए फोर्स की, ठीक है। अब ए फोर्स में किस तरीके से डिवीजन होगा वो देखो। देखो ए फोर्स की जो कमांड्स हैं इसके अंदर टोटल कितनी कमांड बताई मैंने? 7 बताई। इसके अंदर कैसे डिवीजन होगा? 5 + 2। इसके अंदर 5 ऑपरेशन होती हैं और जो 2 हैं, एक मेंटेनेंस की एक ट्रेनिंग की है, ठीक है। 5 ऑपरेशन कमांड है, 5 ऑपरेशन कमांड है और एक है मेंटेनेंस की, एक है ट्रेनिंग की, ठीक है। यहाँ पे जाओ और आराम से देख लो। पहले देखो इसके अंदर ए फोर्स के अंदर नॉर्दर्न कमांड नहीं है। क्या? ए फोर्स के अंदर नॉर्दर्न कमांड नहीं है, ठीक है। अब देखो कैसे याद करेंगे इसको, वही तरीका है। पहले एक बार पढ़ो। देखो सेंटर में कौन सी है? इलाहाबाद या प्रयागराज, है ना। प्रयागराज, अब इसका नाम चेंज हो गया तो प्रयागराज होगी, लेकिन बुक्स में अभी भी इलाहाबाद लिखा आता है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन ना हो, प्रयागराज और इलाहाबाद, ठीक है। उसके बाद है ईस्टर्न कमांड है शिलोंग, कहाँ पे है? शिलोंग, ठीक है। उसके बाद वेस्टर्न कमांड है नई दिल्ली, कैपिटल हमारा, ठीक है। इसको अलग से मैंने ब्लू कलर से इसलिए लिखा है ताकि ये याद रहे आपको। नई दिल्ली हमारी वेस्टर्न कमांड है। उसके बाद आता है सबसे साउथ में इंडिया का, यहाँ पे जो है क्या है? त्रिवेंद्रपुरम, याद है आपको? केरला का पॉइंट है, केरला में आता है त्रिवेंद्रपुरम, ठीक है। ठीक है, और अब आ गया ये क्या? गांधीनगर। ये हो गया आपका साउथ वेस्ट, क्योंकि साउथ में आ रहा है वेस्ट कमांड। ये मैंने आपको हो गया, इतना ही याद करना है। और मेंटेनेंस कमांड कहाँ पर है? नागपुर में। ट्रेनिंग कमांड है बेंगलोर में। अब देखो ये कैसे याद होगा? एक बार चलो मैं पिछले वाला पूछता हूँ, देखते हैं किस किस को याद है, किस किस को याद नहीं है। यहाँ पे कौन सी थी? उधमपुर। यहाँ पे कौन सी थी? जल्दी से बताओ। यहाँ पे। और यहाँ पे बताओ। ये आप ए हो गई, यहाँ बी हो गई, ये सी हो गई, ये डी हो गई। ये आर्मी की कमांड्स पूछ रहा हूँ, ये आर्मी की कमांड्स पूछ रहा हूँ। और ये हो गई ई। तो आप मेरे को ए बी सी डी सबके नाम बताओ फटाफट। देखो ए से क्या थी? जो जो चेक करना आपने सही बताया कि नहीं। कोलकाता थी। बी से होगी लखनऊ। यहाँ पे कौन सी थी? जल्दी से, पुणे, ठीक है। यहाँ पे कौन सी थी? जयपुर, क्या बात है। यहाँ पे कौन सी थी? चंडीगढ़, ठीक है। ऊपर हो गई थी उधमपुर, ठीक है। याद रहेगा, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ फटाफट। देखो अब हमें क्या? एयरफोर्स की कमांड है। एयरफोर्स की कितनी कमांड है? एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। ये हो गई एयरफोर्स की। एयरफोर्स की कितनी कमांड है? कितनी? 5 है जो ऑपरेशनल है, और 2 कितनी है जो अलग है, मेंटेनेंस और ट्रेनिंग वाली, ठीक है। अब देखो ये कैसे याद होंगी फटाफट बताओ। यहाँ पे कौन सी थी? जल्दी से, शिलोंग, क्या बात है, शिलोंग। यहाँ पे कौन सी थी? प्रयागराज या इलाहाबाद, एक ही बात है, ठीक है। और चलो यहाँ पे बताओ जल्दी से। यहाँ पे और यहाँ पे, तीनों बतानी चाहिए। यहाँ पे क्या है? त्रिवेंद्रपुरम, ठीक है। त्रिवेंद्रपुरम केरला का वो है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट है। और यहाँ बताओ फटाफट। यहाँ आई एम वेटिंग। जल्दी से देखो और बताओ। एक है गांधीनगर, एक है नई दिल्ली, क्या बात है। देखो नई दिल्ली और एक है गांधीनगर। याद रहेंगी ये? याद रहेंगी कि नहीं रहेंगी? एक चीज़ बताओ। याद रहनी चाहिए। चलो एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं, ताकि वो परमानेंट आपकी मेमोरी में फिक्स हो जाए अभी के अभी, है ना। मैं ये नहीं चाहता कि आप घर पे जाके कोई प्रैक्टिस करें अलग से। देखो गलत बन गया, केवल इतनी ही कमांड्स हैं ऐसे। यहाँ पे कौन सी सेंट्रल में? इलाहाबाद या प्रयागराज, ठीक है। यहाँ पे कौन सी है? न्यू दिल्ली, ठीक। यहाँ पे कौन सी है? गांधीनगर। यहाँ पे कौन सी? त्रिवेंद्रपुरम। यहाँ पे कौन सी? शिलोंग। याद रहेगा ये? ए फोर्स की कमांड। और 2 कमांड अलग बताइए, एक नागपुर में बताइए, एक बेंगलोर में बताइए। नागपुर वाली कौन सी है? मेंटेनेंस वाली, ठीक है। एन एम, मेंटेनेंस एम से स्टार्ट हो रहा है, नागपुर एन से स्टार्ट हो रहा है। इस तरीके से कर सकते हैं। नागपुर में मेंटेनेंस कमांड है, बेंगलोर में ट्रेनिंग कमांड है। और इसकी ट्रेनिंग कमांड कहाँ थी? आर्मी की शिमला में थी, ठीक है। हो गया याद? चले नेक्स्ट, चले। चलो लास्ट, ये लास्ट आपकी कमांड का लास्ट पार्ट है, मतलब लास्ट। ये इसको छोटा करते हैं थोड़ा सा। देखो ये हो गई आपकी नेवी की कमांड्स। नेवी में केवल 3 कमांड्स आपको याद करनी है। कितनी की कमांड्स याद करनी है? 3। नेवी की केवल 3 कमांड्स याद करनी है। एक हो गई मुंबई, ठीक है। देखो ऐसे याद कर लो। यहाँ पे क्या है? मुंबई है। यहाँ पे क्या है? वाइजैक या विशाखापट्टनम, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया? कोचिन। या फिर एग्जैक्टली कोचिन यहाँ पर है, ठीक है। सॉरी गाइस, कोचिन ना यहाँ पर है, यहाँ पर है कोचिन, केरला में है। गलत बता दिया, एक बार फिर से बता देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो यहाँ पे हो गया मुंबई आपका, यहाँ पे हो गया वाइजैक, यहाँ पे हल्का सा, मतलब ये साउथ में आता है ना इसलिए। तो ये कोचिन हो गया। कोची, कोचिन, कोचिन एक ही बात है। कोची बोल लो, कोचिन बोल लो, ठीक है। क्योंकि इसका पुराना नाम कोचिन है। हिस्ट्री में आप इसको कोचिन कोचिन पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ कोची इसका नया नया नाम है। विशाखापट्टनम और मुंबई। हो गया याद, ठीक है। चलें आगे, पक्का, ठीक है। चलो अब मैं आपका एक बार टेस्ट ले लेता हूँ, देखते हैं किसको कितना याद है। देखिए लास्ट और गाइस ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई इसको पढ़ के नहीं जाता। मैं भी देखो छोड़ रहा था इसको, लेकिन स्लाइड में बना रखा इसलिए याद आ गया एकदम से। क्या? अंडमान एंड निकोबार जो है ये ट्राई सर्विस कमांड है। यहाँ पे तीनों कमांड है, एयरफोर्स भी है, आर्मी भी है और नेवी भी है। तीनों कमांड्स हैं यहाँ पे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है गाइस, केवल एक ही ऐसी जगह है जहाँ पे तीनों कमांड हैं, वो है अंडमान निकोबार। या मैंने क्या बनाया? ये इंडिया का मैप बनाया, ठीक है। आप इंडिया का मैप ऐसे फटाफट बना सकते हैं। हमारा इंडिया ऐसे ही लगता है कुछ पतंग की तरह, काइट शेप। ये हमारा काइट शेप है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो चलो अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते हैं कौन बता पाता है कौन नहीं बता पाता। पहले यहाँ पे मेरे को बताएंगे आर्मी की कमांड्स, यहाँ पे हो गई एयरफोर्स की, यहाँ पे हो गई नेवी की। देखो स्ट्रक्चर तो याद होना चाहिए कम से कम। अगर कमांड्स के नाम याद नहीं पता तो स्ट्रक्चर तो याद होना चाहिए। नेवी की केवल ऐसे है, टी बनेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे ऐसे,
3, बीच में नहीं है नेवी की। एयरफोर्स की कैसे है, इस तरीके से एयरफोर्स की, और आर्मी की कैसे है, आर्मी की ऐसे है, ठीक है। अब मेरे को फटाफट बता दो, सिर्फ मैं उन वर्ड्स के पहले पहले अक्षर लिखूंगा जो भी यहाँ पे कमांड है। देखो आर्मी से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे कौन सी थी, उधमपुर, ठीक है। यहाँ पे जल्दी बताओ कौन सी है, जल्दी फटाफट, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या थी, कोलकाता, ठीक है। यहाँ पे कौन सी थी, पुणे, बीच में कौन सी थी, लखनऊ, यहाँ पे कौन सी थी, जल्दी बताओ यहाँ पे। चलो ये आपका भी क्वेश्चन है, वेट कर रहा हूँ, देखते हैं कौन कौन बता पाता है, कौन कौन नहीं बता पाता। बता दिया, चलो ठीक है। क्या ये वाली आपकी चंडीगढ़ थी, ये आपकी जयपुर थी, क्या बात है। तो हमारी आर्मी की आपको याद हो जानी चाहिए, ठीक है। इसकी क्या है, शिमला जो है इसकी ट्रेनिंग कमांड है, ठीक है। एयरफोर्स में 2 कमांड थी, एक थी मेंटेनेंस, एक थी ट्रेनिंग। जल्दी से बताओ मेंटेनेंस वहाँ कहाँ थी, नागपुर में, ट्रेनिंग कहाँ थी, जल्दी से बताओ फटाफट। ट्रेनिंग कमांड कहाँ थी, बेंगलोर, क्या बात है, चलो हो गया। बेंगलोर ट्रेनिंग करने जाओगे ना। चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं, इसका कलर दूसरा ले लेते हैं, ग्रीन कलर। चलो एयरफोर्स की बताओ, यहाँ बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ। सेंट्रल में कौन सी है, एयरफोर्स में इलाहाबाद बोल लो, प्रयागराज बोल लो, ठीक है। यहाँ कौन सी है, शिलोंग है, ठीक है। यहाँ कौन सी है, न्यू दिल्ली, ठीक है। ये और ये बताओ फटाफट। साउदर्न में कौन सी है, त्रिवेंद्रपुरम, याद होना चाहिए आपको, साउदर्न में त्रिवेंद्रपुरम है, ठीक है। यहाँ पे कौन सी है, गांधीनगर, एसएसबी में, एसएसबी भी है, गांधीनगर एसएसबी है ना, अभी खुला है रिसेंटली, तो ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आता है आपका लाइक यहाँ पे, जल्दी से बताओ। नेवी की यहाँ पे क्या थी, मुंबई थी। यहाँ पे क्या थी, वाइजैक या विशाखापट्टनम। यहाँ पे क्या थी, जल्दी, कोची, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कमांड्स आपको याद भी हो गई होंगी और आपको एक बार स्ट्रक्चर पता होगा। लाइक अगर आपको रिवीजन करना है तो बस आपको आंख बंद करके ये बनाना है, आर्मी के लिए ये बनाना है, नेवी एयरफोर्स के लिए ये बनाना है, ये एयरफोर्स के लिए हो गया, ये आर्मी के लिए हो गया, और नेवी के लिए बस इतना बनाना है। तो आपको कमांड्स याद हो जानी चाहिए, ठीक है। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और गाइज अच्छे से नोट्स बनाएं, डिफेंस इंस्टीट्यूट, तो आपके एग्जाम में ना गाइज यहाँ से पक्का क्वेश्चन आएगा, 100% लिखवा लो, है ना। एक क्वेश्चन पक्का आता है यहाँ से। देखो जो फेमस हैं वो नहीं आएंगे यहाँ से, ठीक है। लाइक IMA, NDA, OTA, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। लोगों को लगता है सिर्फ 3-4 ये IMA, OTA यही है बस मेजर, लेकिन गाइज बहुत सारे, लगभग 20 के आसपास है, लगभग लाइक काउंट कर लेना आप, मैंने काउंट नहीं करे लेकिन बहुत सारे हैं ना। देखो इंडियन मिलिट्री अकेडमी, IMA देहरादून, ये तो आपको सभी को पता होगा। नेक्स्ट चलते हैं, OTA, ये है ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, OTA बोलते हैं इसको, ये चेन्नई और गया, यहाँ पे ज़्यादातर गर्ल्स की ट्रेनिंग होती है OTA एंट्री से, है ना, ठीक है। अब आता है, ये नहीं पता किसी को भी, ये काफ़ी कम लोग को पता होगा मेरे ख्याल से, ये है हाइट एल्टीट्यूड वारफेयर। ये हाइट नहीं होगा, हाई होगा, यहाँ पे हाइट गलती से लिख दिया, ये T नहीं होगा, यहाँ हाई होगा बस, ठीक है। ये क्या है, हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल, ठीक है। ये कहाँ पर है, गुलमार्ग में। यहाँ पे कुछ नहीं होता गाइस, यहाँ पे बर्फ़ होती है ना, स्नो होती है, यहाँ पे स्केटिंग वगैरह होती है। ये लोग काफ़ी ट्रेन यहाँ पे, मतलब ये मानो आप जो भी पहाड़ों पे जो वारफेयर्स होते हैं उसकी ट्रेनिंग की जाती है यहाँ पे, ठीक है ना। आगे चलते हैं, देखो यहाँ से क्वेश्चन गाइस पक्का रखा है, ठीक है। आपके लास्ट ईयर या किसी एग्जाम में ये रिपीट हो रखा है कि कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग कहाँ पर है, पुणे। ये सारे मैंने पुणे के एक साथ लिख दें ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अब है आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग, ठीक है, ये भी पुणे में है। स्पोर्ट्स, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, ये भी पुणे में है। और एक है NDA खड़कवासला, ये भी पुणे में है। तो गाइस ये आपको चारों याद होने चाहिए, खासकर इसमें जो इंपॉर्टेंट है, जो आ रखा है आपके एग्जाम में, एक बार ये आ रखा है और एक बार ये आ रखा है, ठीक है। ये दोनों अभी तक नहीं आए हैं, आ सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको मैं बाद में करवाऊंगा, पहले ये देखो ये हम याद भी कर लेंगे, अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको याद भी हो जाएंगे, ठीक है। बस अपने नोट्स बनाते रहें, नोट्स बनाने में कोई भी कमी ना छोड़ें। देखो अब है आर्मी वार कॉलेज, आर्मी वार कॉलेज, ये कहाँ है, मोह MP के अंदर, मध्य प्रदेश, ठीक है। एक है इन्फेंट्री स्कूल, ये भी मोह में है। और है मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये IT वगैरह में होता है, ठीक है ना, ये भी मोह में। अब देखो ये कैसे याद रहेगा, जो मोह है ये वर्ड है, ये आपको अच्छा लगता है जैसे लाइक बफेलो, या फिर आप भैंस बोल सकते हो, या फिर गाय, है ना, जो वो एक साउंड निकालती हैं, वो साउंड भी इसी तरीके की होती है, मोह, है ना, इस तरीके से। तो ये कहाँ कहाँ ये वाली जो साउंड है ये वार में यूज़ होती है ना, आर्मी वार कॉलेज, ठीक है। इन्फेंट्री और वार कुछ एक जैसा लग रहा है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, आपस में बात करने के लिए टेलीकम्युनिकेशन में, है ना, जो आपस में मतलब गाय या भैंस या काऊ या बफेलो, है ना, आपस में जो कम्युनिकेट करती हैं वो कैसे करती हैं, मुंह से करती हैं, मुंह, है ना। इस तरीके से थोड़ा आप याद करें क्योंकि आएंगे एग्जाम में गाइस, ठीक है ना। तो याद होने चाहिए, काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैं अभी याद करवा रहा हूँ, है ना, ताकि कोई दिक्कत ना आए बाद में, ठीक है। इधर चलते हैं फिर से, इस वाली स्लाइड को बाद में करवाऊंगा। आगे चलते हैं, हाँ ये वाली स्लाइड पर लिखा था, देखो क्या यह है, एक सेकंड रुकना गाइस, इस वाली स्लाइड को भी हम बाद में करेंगे क्योंकि मेरे को ना ये सीक्वेंस में नहीं है स्लाइड, जो पहले है वो हम याद करनी है ना। देखो यहाँ पे आ जाओ, देखो पहले ये वाली पढ़ेंगे, सबसे लास्ट वाली ये वाली गाइस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो
डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज, डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज, ये आपका क्या है, वेलिंगटन तमिलनाडु। गाइज ये इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि यहाँ पे ना आपको तीनों सर्विस मतलब आपकी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इवन कोस्ट गार्ड भी है ना, तो ये सारे के सारे यहाँ पे ट्रेनिंग ले लेते हैं या एक साथ पढ़ते हैं, इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं वेलिंगटन तमिलनाडु में, ठीक है। एक है कॉम्बैक्ट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल। गाइज कुछ नहीं है यहाँ पे, मतलब एविएशन होता है, एविएशन का मतलब समझ रहे हैं ना, लाइक आर्मी वाले जो लाइक हेलीकॉप्टर जो होते हैं ना उनकी ट्रेनिंग होती है नासिक के अंदर, है ना, जो हेलीकॉप्टर पायलट्स होते हैं उनकी, यहाँ पे आ जाते हैं। अब है आर्मी मेडिकल कॉप्स। गाइज मेडिकल से आपको पता चल रहा है दवाइयाँ, नर्स एंड ऑल, है ना, ये आपका लखनऊ में है, यूपी के अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है एयरबॉर्न ट्रेनिंग स्कूल आगरा। गाइज स्कूल का मतलब ये मत समझ लेना कि स्कूल है यहाँ पे बच्चे पढ़ते होंगे, नो स्कूल नहीं है ये, इट इज़ लाइक यहाँ पे ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है एयरबोर्न ट्रेनिंग के लिए, लाइक पैरा होते हैं ना, पैरा ड्रॉपिंग वगैरह, तो उसके लिए आगरा में ट्रेनिंग होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है गाइज, जो मैं बताता जा रहा हूँ वो आप एक्स्ट्रा लिख सकते हैं आपको अगर लिखना है तो। अब आता है इंस्टीट्यूट ऑफ ये मिलिट्री लॉ, है ना, देखो लॉ से ये इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखो क्योंकि देखो मेडिकल लखनऊ, एयरबॉर्न ट्रेनिंग, एयरबॉर्न इसमें पैरा में आप कर सकते हो, पैरा ड्रॉपिंग आगरा, और आगे लॉ क्या हो गया, कैंपटी। देखो लॉ वाले बहुत काम करते हैं ना, कामटी, ठीक है, इस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है, हो गया। चलो अब एक बार देख लेते हैं, एविएशन कहाँ था, नासिक में था, ठीक है। उसके बाद आ गया मेडिसिन कहाँ है, लखनऊ में है। एयरबोर्न जो है वो आगरा में है। लॉ कहाँ पर है, कैंपटी में है, ठीक है। ये हो गया आपका, ये बता देता हमने, जो ट्राई सर्विस कहाँ पे है, वेलिंगटन तमिलनाडु, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद मैंने मोह बताया, मोह क्या था, एमपी में वार, इन्फेंट्री और टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया, लाइक ये मेडिकल मिलिट्री इंजीनियरिंग है ना, मिलिट्री की इंजीनियरिंग पुणे में है, ये सारे पुणे वाले थे। क्या था, आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग, ये भी पुणे में था, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट ये भी पुणे में है, और एनडीए खड़गवासला ये भी पुणे में है। और ये सब हो गया। अब हमारी 2 स्लाइड बच गई हैं, ये वाली, एक ये वाली, और गाइज एक बच गई है ये वाली, ठीक है ना। पहले इसको कंप्लीट करते हैं। देखो गाइज, पहला क्या है, आर्मर्ड कॉप सेंटर एंड स्कूल, ठीक है, ये कहाँ पर है, अहमदनगर महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। और देखो ये दूसरा भी महाराष्ट्र के अंदर, नासिक के अंदर हमने क्या पढ़ा था, अभी अभी रिसेंटली पढ़ा था, देखो ये रहा, नासिक के अंदर एविएशन पढ़ा था, आर्मी एविएशन ट्रेनिंग है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, आर्टिलरी है ना, स्कूल ऑफ आर्टिलरी भी है, ठीक है, नासिक के अंदर। और है कि आपका आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज, देखो ये एयर डिफेंस कॉलेज है, ये है आपका गोपालपुर, क्या, गोपालपुर, ठीक है, गोपालपुर, ये आपको याद रहना चाहिए, आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज, ठीक है। उसके बाद आ गया काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वारफेयर। देखो गाइज ये मिजोरम में है, ठीक है। देखो गाइज अगर पर्टिकुलर पूछता है तो आपको आंसर देना है वेरिंगटे, क्या क्या देना है, वेरिंगटे। वैसे कहाँ पर है ये, कौन से स्टेट में है, मिजोरम में, वेरिंगटे, ठीक है ना। लाइक इतना डीप में आज तक पूछा नहीं है बट पूछ सकता है, ठीक है ना, कुछ जा थोड़ी ना रहा है उन लोग का पूछने में, तो या तो मिजोरम या वेरिंगटे, ठीक है। वेरिंगटे एक एग्जैक्ट लोकेशन है, डिस्ट्रिक्ट है मिजोरम के अंदर, ठीक है। आ गया, आगे चलें, ठीक है। ये पूरा पेज हो गया हमारा, आगे चलते हैं। ये हो गया था, ये देखो अब है आपका कॉप्स ऑफ मिलिट्री पुलिस सेंटर एंड स्कूल। देखो गाइस पुलिस है, पुलिस लिखा रहा है यहाँ पे, पुलिस कुछ नहीं है, लाइक आर्मी ऑफिसर्स की भी कोई सिक्योरिटी होती है ना, तो उनके लिए एक अलग पुलिस होती है, मिलिट्री पुलिस बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, ये बेंगलोर के अंदर इनकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है ना। तो लाइक कैसे बताऊँ मैं आपको, लाइक ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, ऑफिसर्स होते हैं या बड़े जो अधिकारी होते हैं उन सबके लिए भी एक मिलिट्री पुलिस अलग से होती है। सब एक नॉर्मल आर्मी का कोई बंदा किसी की लाइक पुलिस नहीं होता है ना, उनके लिए एक अलग पुलिस है, उनकी सिक्योरिटी के लिए एक अलग पुलिस होती है, उसको बोलते हैं मिलिट्री पुलिस। तो मिलिट्री पुलिस कहाँ पर है, बेंगलोर में। अब देखो अगला पढ़ो, आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स ट्रेनिंग कॉलेज एंड सेंटर, ये कहाँ पर है, ये है गाइज आपका पंचमरी। देखो गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं लास्ट में करवा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। देखो क्या लिखा है, एजुकेशन कॉर्प्स ट्रेनिंग कॉलेज एंड सेंटर पंचमरी, पचमरी या पचमरी, PACHMARHI, पचमरी, ठीक है ना। तो गाइज ये इंपॉर्टेंट मैंने आपको सारे करवा दिए, एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूँ आपका, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको यहाँ पे। देखो पहला क्या था, IMA देहरादून में है, ठीक है। उसके बाद OTA चेन्नई और गया के अंदर है। उसके बाद आया हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल गुलमार्ग में है। उसके बाद आता है कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग, कहाँ पर है, पुणे में है। उसके बाद आया फिजिकल ट्रेनिंग, कहाँ पर है, पुणे में है। स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे में, NDA पुणे में। उसके बाद आया एजुकेशन कॉप, कहाँ, पचमरी में। मिलिट्री पुलिस कहाँ पे होती है, बेंगलोर, ठीक है। उसके बाद आया आर्मी वार कॉलेज और इन्फेंट्री स्कूल, और एक हो गया टेलीकम्युनिकेशन, ये है मोह। एक से मैंने 3-4 याद करवाए हैं यहाँ पे, ठीक है, 3 याद करवाए हैं। उसके बाद आर्मर्ड कॉप सेंटर एंड स्कूल अहमदनगर, ठीक है। आर्टिलरी नासिक में है। और आपका डिफेंस कॉलेज कहाँ पर है, डिफेंस कॉलेज एयर डिफेंस, आर्मी, देखो आर्मी भी आ गया, एयर भी आ गया, आर्मी और एयर दोनों आ रहा है। डिफेंस कॉलेज ये कहाँ पर है, गोपालपुर के अंदर है। काउंटर इंसर्जेंसी कहाँ बताया था मैंने, ये जंगल में, कौन, ये इस तरीके से जंगल बना रखे हैं मैंने, ठीक है ना, मिजोरम के अंदर है। और मेडिकल लखनऊ के अंदर, एयरबोर्न ट्रेनिंग आगरा के अंदर, और आगे लॉ कहाँ पर था, कैंपटी के अंदर। एविएशन कौन सा, आर्मी का एविएशन, एक था आर्मी एयर और था आर्मी, देखो कंफ्यूज नहीं हो रहा, देखो एक है आर्मी एयरबोर्न आगरा, ठीक है। देखो
ए आर्मी एयरबोर्न आगरा, यहाँ पे था आर्मी एयर, ये था गोपालपुर, ठीक है। और एक हो गया आर्मी का एविएशन, ठीक है, ये हो गया नासिक, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। और ये हो गया लास्ट वाला जहाँ पे तीनों सर्विस हैं, वो है वेलिंगटन तमिलनाडु, ठीक है ना। गाइस इंपॉर्टेंट है, सारे करवा दिए मैंने याद, ठीक है ना, याद भी करवाने की कोशिश करिए। और अब आपको इसके नोट्स बनाने हैं प्रॉपर, ठीक है। और मेरी तरफ से इतना ही। अब आप इसमें एफर्ट्स डालें, है ना। अगर कोई इंस्टीट्यूट छूट गया, लाइक मैंने अपनी तरफ से कोई नहीं छोड़ा, ठीक है। ऑल द इंस्टीट्यूट आई हैव कवर्ड, ओके। और मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने सारे करवा दिए हैं, जो रिपीटेड हैं, जो एग्जाम में आ चुके हैं या आने वाले हैं, ठीक है। और आपको अच्छे से याद करने हैं ये, और कुछ नहीं करना गाइस, प्रॉपर नोट्स बनाए। मॉडर्न इंडिया हेडिंग डाल लेना, मॉडर्न इंडिया का रिवीजन होगा यहाँ पे, मॉडर्न इंडिया। सिर्फ जो बता रहा हूँ उतना ही याद है तो अच्छी बात है, और आपने अगर इन डेप्थ वहाँ से पढ़ रखा है जो प्रीवियस लेक्चर थे तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। देखो मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया में सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आता है वो आता है इनका सीक्वेंस, पहले कौन आया और उनकी फैक्ट्री कहाँ पे लगी, ठीक है। आपको क्या सीक्वेंस याद करना है, सीक्वेंस आपको ये वाला याद करना है, PBDF, क्या PBDF, ठीक है। और इनकी फैक्ट्री कहाँ पे, देखो पी से क्या है, इतना तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, पी से है पोर्तुगीज़, ठीक है, बी से क्या है ब्रिटिश, डी से क्या है डच, और एफ से क्या है फ्रांस, ठीक है। अब इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे खोली, सीधा क्वेश्चन आएगा। तो आपको ये सीक्वेंस याद रहना चाहिए, PBDF। और CS वाले क्या क्या करते हैं जाके CS वाले जो बच्चे होते हैं, जो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे होते हैं, वो बाद में जाके MS करते हैं। इतना तो मेरे ख्याल से आपको याद रहना चाहिए। CS वाले बच्चे बाद में जाके क्या चीज़ करते हैं, MS करते हैं। तो ये ट्रिक आपको याद होनी चाहिए। पोर्तुगीज़, ब्रिटिश, डच, फ्रांस। CS क्या है, C से क्या है, S से क्या है, M से क्या है, S से क्या है। देखो C से है आपका कोचिन, ठीक है। S से क्या है सूरत में, ये वाला भी है सूरत ही है। और M से क्या है मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए सीक्वेंस। प्लीज़ अगर ये आपको सीक्वेंस याद हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो अभी याद हो जाएगा। PBDF CS वाले बच्चे MS करते हैं जाके, CS वाले बच्चे MS करते हैं जाके। तो मेरे ख्याल से अगर एग्जाम में यह आता है कि पहले यूरोपियंस कौन थे, क्वेश्चन ये आता है फर्स्ट यूरोपियंस कौन थे, यूरोपियन पावर जो इंडिया में आई थी, पहला मैंने बता दिया पुर्तगीज थे, फिर कौन थे ब्रिटिश थे, फिर PBDF। और इन्होंने कहाँ कहाँ फैक्ट्री खोली, इन्होंने CS से MS खोली। तो आपको ये सीक्वेंस इस तरीके से लेटा के लिखोगे ना, लाइक हॉरिजॉन्टल वे में, तो आपको जल्दी से याद होगा। PBDF CS वाले बच्चे क्या करते हैं, MS करते हैं। तो ये आपको सीक्वेंस याद होना ही चाहिए, और मेरे ख्याल से याद हो भी गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो अब हम याद करेंगे ईयर्स, एकदम सीक्वेंस में याद करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो पहला है आपका बैटल ऑफ, जो भी मैं करवाऊंगा लास्ट में एक पेज में रिवीजन हो जाएगा, अभी सिर्फ वीडियो को देखो आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो बैटल ऑफ प्लासी, पॉज करने की जरूरत नहीं है, बस एक फ्लो में देखते जाओ। बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी के बाद क्या हुआ था, देखो अब इसका ईयर कैसे याद होगा आपको, कम से कम इतना तो याद होगा 1857 का बहुत बड़ा एक रिवॉल्ट हुआ था। मेरे ख्याल से ये सभी को याद होता है, 1857 का एक बहुत ही बड़ा रिवॉल्ट हुआ था, ये सबको याद होता है। तो इसी से 100 साल पहले, इसी से -100 कर दो तो कितना आ जाएगा 1757। अब तो याद हो जाएगा ये। तो बैटल ऑफ प्लासी का ईयर क्या है 1757 है। 1857 से एग्जैक्ट 100 साल पहले बैटल ऑफ प्लासी से मॉडर्न हिस्ट्री की स्टार्टिंग होती है। याद रहेगा, अब तो मेरे ख्याल से याद रहना चाहिए। तो ये थोड़ी ट्रिक साइड में बना देना जो मैं बताता जा रहा हूँ। तो बैटल ऑफ प्लासी हो गया। बैटल ऑफ प्लासी के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर घुसने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, कि आपके सीधा एग्जाम में ईयर आएगा और पक्का आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर, ईयर है बक्सर, ठीक है। अब देखो बैटल ऑफ बक्सर ईयर 1764, ईयर गाइस इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था 1764। अगर इसके अंदर भी कुछ चीज़ होगी तो इंपॉर्टेंट होगी तो मैं आपको बताता हुआ चलूंगा कि यहाँ से ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ठीक है। तो बैटल ऑफ प्लासी याद हो गया एग्जैक्ट 100 साल पहले, फिर 64 में क्या हो गया बैटल ऑफ बक्सर हो गया। उसके बाद आपको क्या चीज़ याद होनी चाहिए, उसके बाद आपको ये 3 चीज़ याद होनी चाहिए। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना था पहला, उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना था, और इसके ईयर भी साथ साथ में ईयर भी याद हो जाएंगे, सब कुछ याद हो जाएगा। और पहला वाइसरॉय कौन बना था, जल्दी से बता दो। मेरे ख्याल से इतनी हिस्ट्री पढ़ रखी होगी तो याद तो होनी चाहिए। देखो ये थे पहले वैरेन हेस्टिंग, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, वैरेन हेस्टिंग। उसके बाद है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, विलियम बेंटिक, ठीक है। उसके बाद है वाइसरॉय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। तो अब इनके ईयर देखना, सबके लास्ट देखो ये आएगा 1773, ठीक है। ये आएगा 1833, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। उसके बाद आ गया 1858। देखो 1857 का जब रिवॉल्ट हो गया था ना, 1857 का बहुत बहुत बड़ा रिवॉल्ट होता, उसके बाद कौन आ गए थे वाइसरॉय। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो इसको, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये आपको पहला कौन था ये आपको याद होना चाहिए, पहला और आखिरी। अगर ये पूछ ले फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था तो वैरेन हेस्टिंग, और अगर ये पूछ ले कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था तो विलियम बेंटिक, अगर लास्ट भी पूछ ले तो, ठीक है। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक, और ये पूछ ले लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो कौन था लॉर्ड कैनिंग। लास्ट अगर पूछ ले तो ये वाला हो जाएगा, इसके वाला। मतलब देखो अभी
कन्फ्यूज होने की कोई बात नहीं है, आप बस फर्स्ट याद रखो। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है? बैरन हेस्टिंग। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? विलियम बेंटिक। और वाइसरॉय कौन था पहला? लॉर्ड कैनिंग। याद रहेगा। और इसके ईयर 73, 33, 58। अच्छे से एक चार्ट बना के जो जो बताता जा रहा हूँ वो लिखते जाओ, उतना ही जितना बता रहा हूँ सिर्फ उतना याद होना ही चाहिए आपको। आगे चलते हैं। देखो अब बात आती है गाइस परमानेंट सेटलमेंट। इंपॉर्टेंट है परमानेंट सेटलमेंट। ये क्या चीज़ है? देखो परमानेंट सेटलमेंट कुछ नहीं था, एक नॉर्मल लैंड रिफॉर्म आए थे कि फिक्स टैक्स देंगे लैंड के ऊपर, लैंड पर फिक्स टैक्स, लैंड पर फिक्स टैक्स अकॉर्डिंग टू द एवरेज ऑफ 10 ईयर, कि 10 साल में जितनी खेती के अंदर 10 साल में जितनी खेती के अंदर उपवार हुई है ना उसके हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा आपको। तो इसको बोलते थे परमानेंट सेटलमेंट। तो इसको कौन सा वाइसरॉय लेके आया था? कुछ नहीं आता एग्जाम में। तो कौन लेके आया था परमानेंट सेटलमेंट? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये कैसे याद रहेगा आपको? देखो कॉर्न जो होती है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भुट्टा, है ना। तो भुट्टा कहाँ पे होती है? खेत पे होती है। तो आपको याद रहेगा परमानेंट सेटलमेंट कौन लेके आया था? कॉर्न आ रहा है उसके वर्ड में, कॉर्न आ रहा है। कॉर्न मतलब होता है भुट्टा। देखा है आपने कभी भुट्टा? इस तरीके का होता है, उसके ऊपर ऐसे व्हाइट दाने दाने से होते हैं, है ना, जिससे हम पॉपकॉर्न खाते हैं ना। तो पॉपकॉर्न जिससे आता है उसको भुट्टा बोलते हैं हिंदी में। नहीं देखा तो आपको मैं एक बार इमेज दिखा देता हूँ इफ़ पॉसिबल। देखो ऐसा होता है। तो आप इसी से याद कर सकते हो कि ये क्या हो गया? कॉर्न हो गया, कॉर्नवालिस। तो अगर कॉर्नवालिस आ गया तो कॉर्नवालिस क्या लेके आया था? परमानेंट सेटलमेंट लेके आया था। लैंड रिफॉर्म है ये, लैंड रिफॉर्म, ठीक है। ये लैंड के ऊपर टैक्स, इस तरीके से याद कर सकते हो। कॉर्नवालिस कौन लेके आया था? परमानेंट सेटलमेंट कॉर्नवालिस लेके आया था। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो अब एक विलियम बेंटिक, अभी मैंने नाम बताया था विलियम बेंटिक, याद है कौन थे? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मैंने अभी बताया था ईयर क्या था? 1833। ईयर तो मेरे ख्याल से याद होगा। अब विलियम बेंटिक ने क्या क्या चीज़ करवाई थी? देखो बैन आर्यन के टाइम में बैन मतलब इन्होंने सब कुछ बैन करवाया था। सती को खत्म करा था, सती को एबॉलिश करा था 1929 में। किसने? विलियम बेंटिक ने। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एफकेट के लिए। दूसरा जो थग्स होते थे ना, थग्स के लिए कैंपेन चलाया था इन्होंने, ठीक है। थग्स के लिए कैंपेन चलाया था। जो पुराने टाइम पे जो थग होते थे वो ट्रेन वगैरह लूटते थे, या जो राहगीर में जो रास्ते में जाते थे उन लोगों को लूट लेते थे। तो थग्स के लिए सिर्फ मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बस, ठीक है। तो कि कैसे याद रहेगा? बैन, इन्होंने अच्छी चीज़ें, जो चीज़ गंदी चीज़ें थी वो बैन कर दी थी। बैन, इनके नाम में ही बैन आ रहा है। बैन क्या क्या कर दिया था इन्होंने? सती को बैन कर दिया था और थग्स को बैन कर दिया था। हो गया याद? ठीक है, आगे चलते हैं। देखो उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट, सिर्फ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ और देखना एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब अगला नाम है लॉर्ड डलहौजी। मेरे ख्याल से इनका नाम भी आपने सुना ही होगा कहीं ना कहीं। जो लॉर्ड डलहौजी हैं इन्होंने देखो बहुत अच्छे काम करे इन्होंने भी। फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज जो आप अब IIT रुड़की नाम से जानते हैं, उसका नाम पहले क्या था? इंपीरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। कहाँ पर है? रुड़की, ठीक है। IIT रुड़की इंपीरियल कॉलेज ऑफ, इन्होंने PWD पब्लिक वर्क, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क, ये सब इन्होंने कैनल बनवाए थे। लेकिन जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो दो चीज़ें, एक तो रेलवे की लाइन, रेलगाड़ी चुक 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 चुक, ये ट्रेन बना रहा हूँ मैं, ट्रेन, ठीक है। तो इनके हिसाब से ट्रेन जो पहली गई थी वो इंपॉर्टेंट है। कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से लेके थाने तक। कहाँ से चली थी? मुंबई से लेके थाने तक। ईयर इंपॉर्टेंट है 1853, याद रहेगा 1853। दूसरी चीज़ इन्होंने टेलीग्राफ बोलेंगे, टेलीग्राम नहीं बोलेंगे, टेलीग्राम तो आजकल बच्चे यूज़ करते हैं। टेलीग्राफ ये क्या था? आगरा से लेके कहाँ तक चली थी? कलकत्ता तक, ठीक है, कलकत्ता। तो कैसे याद रहेगा? ये दोनों सेम ईयर सेम है इनका। तो डलहौजी ने बहुत अच्छे काम करवाए हैं, बेंटिक ने भी अच्छे काम करवाए थे। बेंटिक ने दो चीज़ बैन कर दी, सती और थग को। और कॉर्नवालिस ने क्या चीज़ करवाया था? परमानेंट सेटलमेंट। और लास्ट क्या था अभी जो डलहौजी ने क्या करवाया? इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाया एक तो, PWD का काम करवाया, और मुंबई से लेकर थाने तक ट्रेन चली थी, और आगरा से लेकर कलकत्ता तक क्या गया था? टेलीग्राफ। पहले टाइम पे टेलीग्राफ यूज़ होते थे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब मेरे ख्याल से 1857 का रिवोल्ट क्यों हुआ था? मेरे ख्याल से सभी को पता होगा। एक तो रीज़न नहीं है, इसके बहुत सारे रीज़न है, सिर्फ सुन लो, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। पहला रीज़न क्या है? डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैब, मतलब जिसकी कोई बच्चा नहीं है वो किंगडम, जैसे कोई एक समझो एक किंग है और उसकी कोई बच्चा नहीं है, अब उसकी गद्दी पे कोई नहीं बैठ पाएगा जिसके मरने के बाद, तो उसको कौन ले लेंगे? ब्रिटिशर्स ले लेंगे। डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैब बोलते थे इस लॉ को। और एक और क्या था? एनफील्ड राइफल। इसके अंदर क्या था? काऊ का और पिग का, दोनों का चर्बी या फैट यूज़ किया जाता था, ठीक है। और देखो काऊ हिंदू के लिए बहुत ही पूजनीय मानी जाती है, और पिग जो होता है मुस्लिम या इस्लाम में बहुत ज़्यादा गंदा माना जाता है। तो इसको मुंह से खोलना पड़ता था एनफील्ड राइफल्स को, उसका जो प्लग इन करते हैं उसको मुंह से तोड़ना पड़ता था, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न था। बहुत सारे, एक रीज़न नहीं है, बहुत सारे। इकोनॉमिकल डिस्टर्बेंस, मॉडर्न एजुकेशन, ये लोग सब पढ़ाना चाहते थे मॉडर्न एजुकेशन में, कौन? ब्रिटिशर्स। लेकिन इंडियन वाले संस्कृत और हिंदी पे फोकस करते थे, तो ये भी हो गया मॉडर्न एजुकेशन। और रिलीजियस इंटरफेयर करते थे वो लोग। एक रीज़न नहीं है, बस मैंने आपको बता दिया 1857 का रिवोल्ट क्यों हुआ, ठीक है।
और अगर ये पूछ लें ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, स्टार्ट हुआ था ये मेरठ से, इतना तो मेरे ख्याल से आपको पता होगा। स्टार्ट कहाँ से हुआ था ये, मेरठ से। इंपॉर्टेंट है ये, स्टार्ट कहाँ से हुआ था ये, मेरठ से। और अगर ये पूछ ले मंगल पांडे कहाँ के रहने, कहाँ पे थे मंगल पांडे, बैरकपुर, बैरकपुर, ठीक है, बैरकपुर। इंपॉर्टेंट है ये भी, मंगल पांडे कौन सी वहाँ से थे, बैरकपुर से थे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो अभी तक जो मैंने पढ़ा है इंपॉर्टेंट क्या था, एक पेज में फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ, सबसे लास्ट में आ जाओ। जो मैंने पढ़ा दिया है, पहली चीज़ मैंने पढ़ाई पी बी डी एफ, अब नोट डाउन कर लेना प्लीज़, सी एस एम एस, पुर्तगीज़, ब्रिटिश, डच, फ्रांस, कोचिन, सूरत, मसूलीपट्टनम, सूरत। दूसरी चीज़ इसके बाद मैंने क्या पढ़ा है, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर। प्लासी का कब हुआ, 1757, मेरे ख्याल से भूलोगे नहीं, और 1764, ईयर याद होने चाहिए दोनों के दोनों। उसके बाद तीसरी चीज़ मैंने पढ़ाई तीन, एक था कॉर्नवालिस, ठीक है, इसने क्या चीज़ करी है, एक डलहौजी था लास्ट में, ठीक है, डलहौजी ने क्या क्या इंपॉर्टेंट करा, और एक बताओ बीच में, एक मेरे को याद नहीं आ रहा क्या था, देख लेते हैं बीच में कौन सा, बेंटिक, हाँ बेंटिक, बेंटिक। तो बेंटिक ने क्या क्या करा था, सती करी थी, और जो थग्स थे उनके लिए करा था। कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट करा था। डलहौजी ने तो ट्रेन करी थी, ट्रेन कहाँ से, मुंबई टू थाने, और टेलीग्राम कहाँ से किया था, आगरा से लेके कलकत्ता तक, ठीक है। तो सिर्फ अभी तक हमने इतना पढ़ा है और 1857 का रिवोल्ट पढ़ लिया। मेरे ख्याल से आपको इतना याद हो गया होगा। चलो आगे चलते हैं। अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ यहाँ से ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और किसने क्या क्या करा, इसको बोलते हैं सोशल रिफॉर्म्स, आ रहे रिफॉर्म्स, ठीक है। देखो इसमें आपको कुछ नहीं करना, जो बताता जा रहा हूँ सिर्फ वो अच्छे से एक बार माइंड में सेट हो जाएगा। देखो ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो ये है, ब्रह्मो समाज किसने स्टार्ट करा और ईयर इंपॉर्टेंट है। वैसे ही आर्य समाज, फिक्स क्वेश्चन है ये, इसने स्टार्ट करा और ईयर क्या है। और राम कृष्ण मिशन, राम कृष्ण मिशन किसने स्टार्ट करा और ईयर क्या है, ठीक है। और ये लास्ट में थियोसॉफिकल सोसाइटी किसने स्टार्ट करा और क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ईयर ये किसने स्टार्ट करा था, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, याद रहेगा राजा राम मोहन राय। ईयर, ईयर इसका क्या है, देखो राजा राम मोहन राय, इसका ईयर है 1828 या 29 भी बोल सकते हो आप, 1828। देखो इतना क्लोज नहीं देगा ऑप्शन में, लेकिन आपको कैसे याद रहेगा, राजा राम मोहन राय ने विलियम बेंटिक की हेल्प करी थी सती को एबॉलिश करने में। एबॉलिश का मतलब होता है खत्म करने में। तो अभी मैंने बताया विलियम बेंटिक ने क्या चीज़ करा था, जल्दी से बताओ, यहाँ मैंने बताया था ये विलियम बेंटिक ने सती को क्या करा था, खत्म करा था, ठीक है। तो उसमें राजा राम मोहन राय ने हेल्प करी थी। तो वो वाला ईयर क्या था, सती को एबॉलिश करने वाला इंपॉर्टेंट ईयर है 1829, 1829। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज की स्थापना कब करी थी, 1828, उससे एक साल पहले, ठीक है। अब आता है आर्य समाज। आर्य समाज है स्वामी दयानंद सरस्वती। गाइस पक्का क्वेश्चन आएगा यहाँ से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस स्लाइड को प्लीज़ नोट डाउन कर लेना, दयानंद सरस्वती, ठीक है। इन्होंने क्या बोला था, ये इंपॉर्टेंट है ये भी जो मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ। इन्होंने बोला था गो बैक टू वेदास, गो बैक टू वेदास। किसने बोला ये, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बोला है गो बैक टू वेदास। इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद है रामकृष्ण मिशन। जो रामकृष्ण मिशन है ये किसने करा था, विवेकानंद, या फिर आप रामकृष्ण परमहंस, स्टार्टिंग जो करी थी वो करी थी राम कृष्ण परमहंस, लेकिन इन्हीं के ही चेले, या चेले बोल सकते हो या स्टूडेंट बोल सकते हो, क्या था उनका नाम, विवेकानंद, ठीक है। रामकृष्ण मिशन क्या है, विवेकानंद, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता दिया। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है ये किसने करी थी, एनी बेसेंट, ये तो मेरे ख्याल से सभी को याद होगा, एनी बेसेंट, ठीक है। इस चार में से एक क्वेश्चन फिक्स है, आना ही आना है, कुछ भी कर लो ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आता है लॉर्ड कर्जन। कर्जन देखो कैसे है, तो भाई लॉर्ड कर्जन ने वेस्ट बंगाल देखा है अपना, ये बंगाल है समझो, ये रहा पूरा बंगाल, इसको क्या करा था, हिंदू में और मुस्लिम में डिवाइड कर दिया था। तो जो डिवाइड करे वो क्या होता है, कर्जन होता है, कर्जन। ये तो मेरे ख्याल से मतलब मेरे ख्याल सभी को ये याद होगा, लॉर्ड कर्जन ने डिवाइड खेला था, डिवाइड एंड रूल वाला, है ना। कब खेला था, 1905, 1905, याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद अब इसी के कंटिन्यू में मैं इसकी स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे, नेक्स्ट स्लाइड नहीं लेके आ रहा, स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे, देखो उसके बाद क्या हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट आया था, स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। जो स्वदेशी मूवमेंट था तो ये पहला मास मूवमेंट था, फर्स्ट मास मूवमेंट, ठीक है, याद रहेगा ये फर्स्ट मास मूवमेंट था। और इसी के बाद डिमांड ऑफ स्वराज आया था, किसने करा था डिमांड ऑफ स्वराज, डिमांड ऑफ स्वराज, दादा भाई नारोजी, जानते हैं इसको सब लोग, सभी लोग जानते होंगे, दादा भाई नरोजी। देखो दादा भाई नरोजी का दूसरा नाम है, इनको बुलाते थे दद्दू,
दद्दू प्यार से बुला देते हैं ना, जैसे दादाजी को दद्दू बुला देते हैं, तो सबसे बूढ़े थे, तो इनका दूसरा नाम क्या है, इनको बुलाते थे दद्दू। ये दद्दू है, ठीक है, DADAU, दद्दू बुलाते थे। और क्या बुलाते थे इनको, और बुलाते थे ग्रांड ओल्ड मैन, ये एन है, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का बूढ़ा आदमी, प्यार से, है ना, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट है ये, याद रहेगा ये। डिमांड ऑफ स्वराज किसने करी थी, दादा भाई नौरोजी, कलकत्ता सेशन में। इसी के बाद क्या हुआ था, सूरत स्प्लिट। गाइस जो मैं बताता जा रहा हूँ ये आपको ईयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1907, 7 का मतलब होता है साथ साथ, साथ साथ रहना, है ना हिंदी में, लेकिन यहाँ साथ साथ नहीं, यहाँ पे स्प्लिट हो गया था। कौन सा, सूरत में, सूरत का स्प्लिट कैसे। इंडियन नेशनल कांग्रेस पता है आपको, इंडियन नेशनल कांग्रेस में 2 दल बन गए थे, एक एक्सट्रीमिस्ट और एक मॉडरेट का। तो सूरत स्प्लिट कब हुआ था, ईयर याद करवाने के लिए 1907, ठीक है। आगे चलते हैं, सिर्फ ईयर इंपॉर्टेंट है यहाँ से सारे। 1909 में कौन से रिफॉर्म आए थे, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म, ठीक है। उसके बाद आपको याद होना चाहिए 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था। 1907 में क्या हुआ था, सूरत स्प्लिट हो गया था, फिर लखनऊ पैक्ट हुआ था। लखनऊ पैक्ट में ये सब मिल गए थे, लखनऊ पैक्ट, इवन मुस्लिम लीग यहाँ पे मिल गई थी इनके साथ, ठीक है। सिर्फ ईयर याद करवा रहा हूँ, इन डेप्थ आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ईयर इंपॉर्टेंट है, ईयर याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है गाइस होम रूल मूवमेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है होम रूल मूवमेंट। देखो होम रूल मूवमेंट 2 मूवमेंट चले थे, एक चला था एनी बेसेंट के द्वारा, एनी बेसेंट, और एक चला था बाल गंगाधर तिलक, दोनों के नाम पता होना चाहिए। 2 होम रूल मूवमेंट चले थे, काफ़ी बच्चों को पता नहीं होता। 2 तो चले थे, एक था एनी बेसेंट के द्वारा, दूसरा था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। जैसे जैसे लिखवाता जा रहा हूँ उतना उतना लिखता चलो, क्योंकि आपको ये सब याद हो जाएगा। उसके बाद गांधी जी, अब देखो गांधी जी से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। पहली चीज़, गांधी जी कौन सी डेट को आए थे, 9 जनवरी, क्योंकि जनवरी फैक्चुअल बहुत ज़्यादा आता है। 1915, इसको कौन से डे से बनाते हैं हम लोग, प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद प्रवासी भारतीय दिवस के बाद आपको इसमें 2 चीज़ और पता होनी चाहिए, एक तो चंपारण हुआ था C, एक K हुआ था खेड़ा सत्याग्रह, और एक A, CKA, याद रहेगा ये, CKA। जैसे ABCD होता है, अगर आप ABCD नीचे से लिखोगे तो पहले A लिखोगे, फिर B लिखोगे, फिर C लिखोगे, तो आपको ऐसे याद रखना है, A और C लास्ट में आ रहा है, A स्टार्टिंग में आ रहा है, तो नीचे से देखा जाए तो इस तरीके से आ रहा है। इनके ईयर क्या है, इसका ईयर है, यहाँ पे लिख देता हूँ दूसरे कलर से, इसका है 1917, इंपॉर्टेंट है ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, इसका है 1918, इसका भी 1918। बट अगर सीक्वेंस पूछे तो इस तरीके से, तो पहला कौन सा था, चंपारण, CHAM पारण, चंपारण सत्याग्रह, फिर क्या था खेड़ा सत्याग्रह, फिर क्या था अहमदाबाद, अहमदाबाद में। अब क्या क्या हुआ था, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, इन डेप्थ तो नहीं, सिर्फ ईयर इंपॉर्टेंट है तो, और इसकी सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको बता दिया। चंपारण में क्या था, इंडिगो के ऊपर था, खेती के ऊपर, इंडिगो की खेती के ऊपर था कुछ इशू, बस इतना याद रख लो। खेड़ा में कुछ टैक्स इशू था, और यहाँ पे पे का कुछ डिस्प्यूट था, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। जितना मैंने लिखा है गांधी जी के बारे में इससे ज़्यादा नहीं पता होना चाहिए। पहला 9 जनवरी 1915 में प्रवासी भारतीय इंडिया में आए थे। अगर एक क्वेश्चन और है कि गांधी जी को पहली बार जेल कब हुई थी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये गांधी जी हैं, ये जेल के पीछे चले गए, इस तरीके से डायग्राम बना लेना, ये गांधी जी हैं, ये जेल के पीछे हैं, जेल में चले गए। तो पहली बार अरेस्ट कब हुए थे, ये अरेस्ट। अब सब लोग जो तुक्का मारेंगे वो गलत मारेंगे, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, गांधी जी पहली बार अरेस्ट हुए थे 1908 में, जब वो साउथ अफ्रीका में थे। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रहा हूँ। देखो 1915 में इंडिया में आए हैं वो लोग, वो ठीक है, लेकिन वो उससे पहले ही एक बार अरेस्ट हो चुके हैं साउथ अफ्रीका में। ये क्वेश्चन आपका FCAT में आ रखा है कि इस तरीके से फ्रेम हुआ था ये, जो गांधी जी हैं वो कब अरेस्ट हुए थे। तो ऑप्शन जो दिए थे उन्होंने ऐसे दिए थे, 1915, 1917, 1918, ये हो गया 1908। तो बच्चों ने क्या तुक्का मारा, बच्चे इसका तुक्का ये मारते हैं कि यार 15 में तो वो आए थे इंडिया में, तो इन दोनों में से कोई आंसर होगा, नहीं, उससे पहले ही वो 1908 में साउथ अफ्रीका में वो पहले ही एक बार अरेस्ट हो चुके हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरेस्ट कब अरेस्ट हुए थे वो, 1908, ठीक है। गांधी जी के बारे में इतना आपको पता होना चाहिए FCAT पॉइंट ऑफ व्यू से, केवल इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, एक भी पॉइंट फालतू नहीं बता रहा, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, देखो इसके बाद आता है 1919 में, 1919 में और 1919, क्योंकि 1919 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1919 और 1919 बोलोगे सर ये 3 बार क्यों लिख दिया, 3 बार का इसलिए लिखा है। देखो 1919 में ही आया था आपका रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट का मतलब ये है, ना अपील होगी, ना वकील होगा, ना दलील होगी, सीधा पकड़ो जेल में डालो। ये किसका, ये ब्रिटिशर्स लोग लेके आए थे रॉलेट एक्ट, ठीक है। अब क्या हुआ था, रॉलेट एक्ट के बाद आया था जलियांवाला बाग, आपको अगर याद हो 1919 में, एग्जैक्ट डेट भी आती है यहाँ पे, इसको दूसरे कलर से लिखता हूँ, 13 अप्रैल, कौन सी अप्रैल, 13 अप्रैल 1919, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। कौन सा वाला बाग है, ये जलियांवाला बाग, ट्रेजेडी जो हुई थी, जनरल डायर ने आके एक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, उन्होंने फायर किया, परमिशन दे दी थी, और 379 डेथ हुई थी, 379, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है डेट। उसके बाद आ गया
हाँ 1919 में एक और हुआ था जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है मोंटेगो कैम्सफोर्ड रिकॉर्ड, कैम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक ठीक है, बस आपको नाम पता होना चाहिए और ईयर। तो 1919 में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ हुई हैं, तीनों मैंने एक साथ लिख दी हैं। आगे चलते हैं। देखो अब आता है गाइस आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कि हम किसी के साथ कॉपरेशन नहीं करेंगे। किसने स्टार्ट करा था ये? अपने प्यारे गांधी जी ने। इन्होंने सोचा कि हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। क्यों सोचा? देखो इसके पीछे भी 3 रीज़न थे। अब पहला, स्वराज चाहिए था, ठीक है, ये तो फैक्चुअल, ये एग्जाम में नहीं आएगा, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बता रहा हूँ। दूसरा, एक तो जलियांवाला बाग, अभी मैंने बताया ना 1919 में, ये कब हुआ था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था 1920 से लेकर 22। तो एग्जैक्ट डेट नहीं है, तो वहाँ पे डेट नहीं है, तो डेट नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। अब देखो क्या बता रहा था मैं, हाँ, तो पहला एक तो स्वराज चाहिए था, जलियांवाला बाग की ट्रेजेडी हो गई थी, और तीसरी चीज़ हो गई थी खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट क्या है? खिलाफत मूवमेंट का कुछ नहीं है, खलीफा को रिमूव कर दिया था। अब खलीफा क्या होते हैं? खलीफा होते हैं मुस्लिम रिलीजन्स के बहुत बड़े लीडर, ठीक है। तो खिलाफत मूवमेंट ये मूवमेंट था कि मुस्लिम के जो टॉप मोस्ट रिलीजन्स थे कहाँ पे? टर्की में, और टर्की में उनको रिमूव कर दिया गया था। बस इतना याद करना है, तो अभी फिलहाल के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर मैं आपको बता देता हूँ। तो ये गांधी जी ने सोचा कि ये मूवमेंट ऐसे स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर हिंदू प्लस मुस्लिम दोनों पार्टिसिपेट कर सकें, ठीक है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का एंड कैसे हुआ था? एंड हुआ था चौरा चौरी कांड से। ये क्या है? चौरी चौरा, चौरी चौरा क्या है? ये चौरी चौरा गोरखपुर में एक पुलिस स्टेशन था, उसको लोगों ने बास मूवमेंट करके जला दिया था, ठीक है। इसके अंदर 22 पुलिस वालों की डेथ हो गई थी। तो चौरा चौरी कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट प्लेस गोरखपुर। जितना बता रहा हूँ सिर्फ उतना। अब यहाँ पे इस पूरे पेज में क्या याद होना चाहिए? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था, और उसके बाद चौरा चौरी से खत्म हो गया था, और इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों ने मिलकर पार्टिसिपेट किया था। और अगर खिलाफत मूवमेंट का कुछ याद करना है तो जौहर ब्रदर्स ने स्टार्ट करा था ये, मोहम्मद एंड शौकत अली जौहर, लिख देता हूँ मैं, मोहम्मद एंड शौकत अली जौहर, JAUHAR, जौहर ब्रदर्स बोलते हैं, जौहर ब्रदर्स ने स्टार्ट करा था, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो अब आते हैं बात, भगत सिंह के साथ एक नाम और आता है हमेशा, बताओ क्या? 2 नाम और आते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, भगत सिंह के साथ जो दूसरा नाम आपके मुंह पे आना चाहिए तुरंत, वो है बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त। बोलेंगे सर ये कौन है, ये कौन आ गए? अगर आपने अच्छे से हिस्ट्री पढ़ी, हमारे लेक्चर्स देखें, तो आपको याद होगा बटुकेश्वर दत्त ने और भगत सिंह ने दोनों ने बम फेंका था सेंट्रल असेंबली में 1929 में, ठीक है, ऐसी पॉपुलरिटी पाने के लिए। तो इनको हैंग कर दिया गया था, किस किसको? अब यहाँ पे नाम लिख देता हूँ मैं। इन्होंने, अगर इन दोनों का नाम आता है तो अलग से ये लिखना, इन्होंने बम फेंका था कहाँ पे? असेंबली में, सेंट्रल असेंबली, ठीक है, सेंट्रल असेंबली में इन्होंने बम फेंक दिया था। और अगर फांसी की जो सज़ा दी गई थी 3 लोगों को दी गई थी, कौन कौन थे? पहले थे भगत सिंह, ठीक है, राजगुरु, मेरे ख्याल से ये सभी को पता होगा, इन्होंने अब कुर्बानी दी है हमारे लिए। उसके बाद है सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा? डेट किस दिन था? 23 मार्च 1931, और कौन सी जेल में? लाहौर की जेल में। याद रहेगा ये? ठीक है। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब सिर्फ ईयर इंपॉर्टेंट है। साइमन, साइमन गो बैक के नारे लगे थे, मेरे ख्याल से ये सभी ने पढ़ा होगा, साइमन कमीशन, ठीक है। जो साइमन कमीशन था, एक चीज़ रखना, साइमन की एज कितनी है? एक लड़का है साइमन है, उसकी एज कितनी है? 27, याद रहेगा, साइमन 27। तो ये कब आया था? 1927 में साइमन कमीशन आया था, याद रहेगा, ठीक है, सिर्फ यही याद होना चाहिए। उसके बाद है लाहौर सेशन, लाहौर सेशन ये कब हुआ था? सेम इसी के बाद लाहौर सेशन हुआ था, ये भी 1927 में हुआ था, ठीक है। अब इसके बाद आता है सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, या इसको क्या बोल देते हैं? और इसी को बोल देते हैं दांडी मार्च, या इसी को बोल देते हैं सॉल्ट सत्याग्रह, बहुत सारे नाम इनके, ठीक है। सॉल्ट सत्याग्रह, दांडी मार्च, सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट। कब स्टार्ट हुआ था ये? डेट इंपॉर्टेंट है, 12 मार्च 1930 में। ये पहला ऐसा मास मूवमेंट था जो कि लीडर लेस था, मतलब इसके अंदर किसी भी लीडर ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। अब जो मैं फिगर बनाने जा रहा हूँ, यहाँ से पक्का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। देखो पहला हो गया सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट, या इसको बोल देते हैं दांडी मार्च, दांडी मार्च, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ था? सारे लोग जेल में बंद कर दिए गए थे, किसके? ब्रिटिशर्स के द्वारा। अब क्या हुआ? इसके बाद हुआ फर्स्ट राउंड टेबल, मैं गोला बना रहा हूँ, लिख रहा हूँ यहाँ पे फर्स्ट राउंड टेबल। क्या है ये फर्स्ट राउंड टेबल? कुछ नहीं है, लंदन में एक डिस्कशन होता है, बस ये मानो एक राउंड टेबल होगी, उसके ऊपर सब लोग बैठेंगे और एक नॉर्मल सा डिस्कशन होगा, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड टेबल में क्वेश्चन ये आएगा आपके एग्जाम में, ईयर पहला कब का हुआ है? 1930। फर्स्ट राउंड टेबल के बाद बीच में, जब इसके अंदर, क्योंकि सब सारे लीडर कहाँ थे? जेल के अंदर, क्योंकि इससे पहले क्या हुआ था? दांडी मार्च हुआ था, तो सारे लीडर कहाँ थे? जेल में थे। तो कोई पहली राउंड टेबल में किसी ने पार्टिसिपेट करा? किसी ने भी पार्टिसिपेट नहीं करा, खासकर किसने?
इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं करा यहाँ पे। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब फर्स्ट राउंड टेबल तो हो गई। अब जब किसी ने पार्टिसिपेट नहीं करा तो अब क्या हुआ, गांधी इरविन पैक्ट आया। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे दूसरे कलर से, देखो गांधी इरविन पैक्ट। अब गाइस ये क्या चीज़ है, गांधी इरविन पैक्ट नॉर्मल सा एक ऐसा पैक्ट हुआ कि गांधी जी ने बोला कि हम लोग सेकंड राउंड टेबल में पार्टिसिपेट करेंगे, आप सारे जितने भी यहाँ पे ये जो जेल में बंद हुए थे इन सबको छोड़ दो। तो छोड़ दिया गया। फिर दोबारा से गोला बना रहा हूँ, ये हुई थी आपकी सेकंड राउंड टेबल। गोला मतलब सेकंड राउंड टेबल। ये कब हुई, ईयर इंपॉर्टेंट है और इसका भी ईयर इंपॉर्टेंट था, सीधा एग्जाम में ईयर पूछेगा कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ, 1931। तो 30 के बाद 31 और जो सेकंड टेबल है ये कब हुई, 1931। ठीक है, ओके। इसके बाद फिर से आगे चलेंगे। अब इसके अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, इसके अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया अकॉर्डिंग टू द गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, देखो आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, इसके बाद मैकडॉनल्ड्स अवार्ड आ गया, ये कॉमनवेल्थ अवार्ड बोल देते हैं इसको। बोलेंगे सर ये क्या चीज़ आ गई, नॉर्मल सा कुछ भी नहीं है। देखो मैकडॉनल्ड अवार्ड एक नॉर्मल सा ऐसा अवार्ड है कि वहाँ के लोगों ने, वहाँ का मैकडॉनल्ड एक वो था पीएम था लंदन का, उसने ये बोला कि भाई इंडिया में फूड डालनी पड़ेगी, फूड डालने के लिए उसने सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। अब ये क्या चीज़ होती है, छोड़ो, बस ये मान लो हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियन एंग्लो इंडियन वुमेन दलित सबको बांटने के लिए एक लॉ बना दिया उसने कि ये सबको मैं बांट सकूँ, ऐसा कुछ लॉ बना दिया मैकडॉनल्ड अवार्ड। तो आपको सिर्फ ईयर इंपॉर्टेंट है, ईयर कब है इसका, कब आया था ये, 1932 में। अब क्या हुआ, इसके लिए जब मैकडॉनल्ड अवार्ड आ गया, इसके रिस्पॉन्स में गांधी जी ने क्या चीज़ करा, इसके रिस्पॉन्स में गांधी जी बहुत गुस्सा हो गए कि ये तो बांटने और राज करने की पॉलिसी फिर से चालू हो गई इनकी। तो इसके अपोज में गांधी जी ने पूना पैक्ट किया, पूना पैक्ट। अब ये क्या गाइस, पूना पैक्ट किस किस के बीच में हुआ, पहला क्वेश्चन ये। पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी के बीच में, लिखा भी नहीं जरा, चलो गांधी जी के बीच में हुआ था और अंबेडकर। ठीक है, ये गांधी जी हैं और अंबेडकर, तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। बस इतना ही आपको याद होना चाहिए। ईयर क्या है, 1932। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ। इसके बाद फिर से एक राउंड टेबल होती है, इसको बोलते हैं थर्ड राउंड टेबल। ये कब हुई, 1932 में, थर्ड राउंड टेबल। बस इसके अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं करा था। क्यों, इस वाले मैकडॉनल्ड अवार्ड से गुस्सा हो गए, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं करा था। अब इतनी मैंने यहाँ पे बकवास कर दी। यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप से फ्रेम होगा, एक मैंने नंबर लाइन बनाई है इस तरीके से ताकि आपको ये याद रहे। देखो पहला क्या हुआ था, डांडी मार्च, सब लोग जेल में चले गए। फर्स्ट राउंड टेबल इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया, गांधी इरविन पैक्ट हो गया कि तुम सारे जो बंदे जेल में उनको छोड़ दो और हम राउंड टेबल में पार्टिसिपेट कर लेंगे। सेकंड ने पार्टिसिपेट कर लिया, फिर मैकडॉनल्ड अवार्ड आ गया, फिर पूना पैक्ट आ गया, किसके, गांधी जी के और अंबेडकर के बीच में हुआ। इसमें गांधी जी ने बोला कि हम दलित को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देंगे। और सेपरेट इलेक्टोरेट कुछ नहीं होता है, देखो एक नई स्टडी बता देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेपरेट इलेक्टोरेट कौन होता है, जैसे ये एक बंदा है, ये मुस्लिम है, ये एक बंदा है, ये हिंदू है, ये एक बंदा है, ये दलित है। ठीक है, तो सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है सारे मुस्लिम जो वोट देंगे केवल मुस्लिम को देंगे, सारे हिंदू जो वोट देंगे केवल हिंदू को देंगे, सारे दलित जो वोट देंगे केवल दलित को देंगे। मतलब कोई भी हिंदू मुस्लिम को वोट नहीं दे सकता। ठीक है, इसको बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब सेपरेट इलेक्शन हो जाएंगे सबके, हिंदू के अलग, मुस्लिम के अलग, दलित के अलग। वैसे ही इसी ये जो अवार्ड आया था मैकडॉनल्ड अवार्ड, ये यही बोलता था कि सबको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिए जाएंगे, है ना, तो सब लोग खुश हो जाएंगे। लेकिन गांधी जी को पता चल गया था कि ये हमको बांटने की कोशिश कर रहा है। तो अंबेडकर से इन्होंने बात करी थी गांधी जी ने कि भाई हम दलित को एक दलित नहीं बोलेंगे, हरिजन बोलेंगे। पहली चीज़ इन्होंने उसी वक्त नाम दिया था दलित को हरिजन, अपलिफ्टमेंट हुआ था। ठीक है, उस टाइम पे हरिजन लोगों को। तो इस तरीके से जो SC ST ये सब क्रिएशन हुआ था, ये आप मानो कि ये पूना पैक्ट की ही देन है। ठीक है, देखो सबको उस टाइम जरूरत भी थी गाइस। ठीक है, आज भी जरूरत है, कहीं कहीं नहीं है। डिफेंस में तो देखो कुछ नहीं होता ऐसा। अब आता है 1932, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फिर से पार्टिसिपेट नहीं करा। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कौन सी राउंड टेबल में पार्टिसिपेट करा था, तो आपको पता चल रहा है केवल सेकंड में करा था। और एक क्वेश्चन यहाँ से एक और आता है कि ऐसा कौन सा बंदा है जिसने तीनों राउंड टेबल में पार्टिसिपेट करा है, वो है अंबेडकर जी। मेरे गला सूख गया गाइस, तो सॉरी। देखो अंबेडकर जी ने यहाँ पे ए लिख लेना, यहाँ पे भी ए लिख लेना और यहाँ पे भी ए लिख लेना। मतलब अंबेडकर जी ने तीनों में पार्टिसिपेट करा था। किसमें, तीनों में। देखो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। अंबेडकर जी ने ए तीनों में पार्टिसिपेट करा था। इतना याद रहेगा, ठीक है। अब लास्ट है, देखो लास्ट और बता देता हूँ, सिर्फ जहाँ पे आपको ईयर याद करने हैं। एक तो डिमांड ऑफ पाकिस्तान किसने करी थी, नाम पता होना चाहिए। जो पाकिस्तान वर्ड है, पूरा पाकिस्तान जो वर्ड है, किसने करा था डिमांड, इकबाल ने, IQBL, इकबाल ने। अब आता है अगस्त ऑफर। इसके बाद अगस्त ऑफर का ईयर याद होना चाहिए, 1940। सीधा क्वेश्चन आता है, सिर्फ ईयर याद करवा रहा हूँ इस वाली वीडियो के अंदर में, ज़्यादा कुछ नहीं। और जो मेरे को लगा कि इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद होना चाहिए, उसके बाद आता है क्रिप्स मिशन, ये हो गया 1942। फिर लास्ट में है क्विट इंडिया मूवमेंट, ये भी 1942। ठीक है, ये ईयर याद हो गया और जो इंपॉर्टेंट है बस इतना ही है। इतनी ही आपकी हिस्ट्री है जो इंपॉर्टेंट है और जो आपको याद होनी भी चाहिए। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो माउंट बेटन है, माउंट बेटन
और एक आपने नाम सुना होगा राजा गोपालचारी, राजा गोपालचारी। अब मेरे को एक चीज़ क्वेश्चन पूछना है आपसे कि माउंट बेटन, अगर ये क्वेश्चन आता है कि लास्ट वाइसरॉय कौन था, तो आंसर क्या हो जाएगा, माउंट बेटन थे। और अगर ये आ जाए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये आ जाएगा। और अगर ये आ जाए सेकंड, सेम ये लाइन पूरी उठा के यहाँ पे छाप दो, सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो राजा गोपालचारी। इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ, आएगा ये रियल क्वेश्चन भी आ रखा है एक बार एफकेट के अंदर, ठीक है। तो मैंने कहा सारी इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी। देखो इन डेप्थ तो नहीं पढ़ाया, लेकिन इंपॉर्टेंट पढ़ाया, सब कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन टाइप करवाया, ठीक है। तो एक बार इस वीडियो को देखना और शॉर्ट नोट्स बना लेना, शॉर्ट मतलब एक पेज के ऊपर, ये सब एक पेज के ऊपर आ जाता है। फिर से बताऊँ स्टार्टिंग से, देखो एक बार मैं पूरा रिवाइज करवा रहा हूँ, आँख बंद करके सिर्फ देखना और अपनी कॉपी के अंदर लिखते चले जाना। पहले क्या पढ़ाया मैंने, पीबीडीएफ सीएस वाले एमएस करते हैं। उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था, बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ और बक्सर कब हुआ 1757 और 1764। उसके बाद ये टेबल बनाई थी 733, 833 और 853, इस तरीके से टेबल बनाई थी। उसके बाद क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद क्या था, वाइसरॉय। पहला कौन था, विलियम हेस्टिंग, विलियम बेंटिक और लॉर्ड कैनिंग, याद है ये टेबल। उसके बाद क्या बताया था मैंने, कॉर्नवालिस ने क्या चीज़ करवाई और बेंटिक ने क्या चीज़ करवाई और डलहौजी ने क्या चीज़ करवाई, इंपॉर्टेंट। उसके बाद मैंने सारे समाज बताए थे आपको, ठीक है। इसी तरीके से आपको एक पेज के अंदर पूरा इस तरीके से एक A4 साइज के पेपर में अगर आप करना चाहें तो आ सकता है, इतनी बड़ी वीडियो नहीं है और कवर अप हो जाएगा आपका, ठीक है। देखो लास्ट मिनट रिवीजन टिप है, ठीक है ना। ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, वो सारी की सारी ना आपके एग्जाम में डिट्टो के डिट्टो ऐसे क्वेश्चन आपके, मतलब जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगते हैं सिर्फ वही पढ़ा रहा हूँ। अगर किसी ने लेक्चर देखे हमारे सारे तो अच्छी बात है, लेकिन जो अब पढ़ा रहा हूँ ये लेक्चर्स प्लीज़ कोई भी मिस ना करे, सभी लोग देखें, ठीक है। देखो ब्रास, जो इंपॉर्टेंट बताऊंगा सिर्फ साइंस के बताऊंगा, इस वाली वीडियो के अंदर सारी साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। ब्रास, ब्रॉन्ज और हो गया एक जर्मन सिल्वर, क्योंकि ये एलॉय हैं, सीधा पूछेगा किस किस से मिलकर बनते हैं, फिक्स क्वेश्चन है एफकेट के अंदर, ठीक है। देखो कैसे याद रहेगा, देखो यहाँ पे एस आ रहा है ब्रास के अंदर, तो इसके अंदर कॉपर आएगा, दूसरा पेन ले लेते हैं, 2x पे देखना गाइस, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। कॉपर हो गया प्लस एस आ रहा है ना, तो यहाँ पे एस नहीं आएगा, जिंक आएगा, ठीक है। जेड एन जिंक का वो होता है सिंबल, सी होता है कॉपर का। ब्रॉन्ज के अंदर देखो क्या आएगा, कॉपर तो आएगा ही, कॉपर सब में आता है, ठीक है। इसमें भी कॉपर आएगा, तीनों में कॉपर तो आएगा ही। दूसरी बात, ब्रॉन्ज देखो यहाँ पे जेड आ रहा है, तो यहाँ पे देखो इसमें ब्रॉन्ज में जेड आता है तो वो ब्रास में चला गया, यहाँ पे एस आता है तो यहाँ पे एस एन, मतलब उल्टा होता है। बस आपको ये बात पता होनी चाहिए, उल्टा हो जाता है। एस एन मतलब होता है टिन, टिन का सिंबल होता है, ठीक है। अब देखो जर्मन सिल्वर, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, क्यों नहीं जी, क्यों नहीं जी, कैसे याद रखेगा। एक वाइफ है, ठीक है, वो अपने हस्बैंड से बोल रही है कि मेरे को जर्मन सिल्वर चाहिए, मेरे को जर्मन सिल्वर चाहिए, उसने रट लगा रखी है, तो उसके पति उसको बोलता है क्यों नहीं जी, क्यों नहीं जी, याद रहेगा, क्यों, सी यू क्यों, एन आई नहीं जी, ठीक है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है यहाँ से। नेक्स्ट टॉपिक देखो, एक कॉन्सेप्ट था गाड़ी, ये आपने देखो हमने ये सारी वो पढ़ी है रेज, क्या गामा रेज है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स यू, तो मैंने कैसे याद करवाया था, गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, अब याद हो जाएगा, जो क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ से फिक्स क्वेश्चन आएंगे। गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज, तो जी से हो गया गाड़ी, तो ये हो गया गामा, ठीक है। गामा के बाद क्या आ गया, एक्स आ गया, यू आ गया, फिर आ गया वी, आई से आ गया इन, एम से आ गया माई और आर से हो गया रेंज, ठीक है। अब इनका फुल फॉर्म मैं लिख देता हूँ। एक्सरे मेरे ख्याल से आपको पता होगा ये क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेज, ये क्या हो गया विजिबल, विजिबल के अंदर आपने क्या पढ़ा होगा, विबग्योर पढ़ा होगा, VIBGYOR, ठीक है, मेरे ख्याल से ये आपने पढ़ा होगा विबग्योर। आई से क्या हो गया, इंफ्रारेड, आपको नाम याद रहे या ना रहे, जो मैं अभी क्वेश्चन बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट है। माइक्रोवेव और लास्ट क्या हो गया, रेडियो वेव, ठीक है। देखो यहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा, क्या किस इसमें से किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, किसकी वेवलेंथ कम होती है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, इस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम होगा। तो आपको कुछ याद नहीं करना, सिर्फ एक चीज़ याद रखना है, जो ऊपर वाले हैं इनमें सबसे ज़्यादा एनर्जी सबसे ज़्यादा हाई होती है, ई मतलब होता है एनर्जी, ठीक है। और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E होता है H न्यू। अभी आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, जो बता रहा हूँ सिर्फ वही, एनर्जी ज़्यादा होती है, जो साइंस के बच्चे हैं सिर्फ ये उनके लिए था, ठीक है। ई एनर्जी सबसे जो ऊपर होता है उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, वो सबको दबा के रखता है, इस तरीके से याद कर लो। और ये क्या होता है, न्यू होती है आपकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज़्यादा होती है, तो जो ऊपर वाले हैं इनमें एनर्जी भी सबसे ज़्यादा है और फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज़्यादा है, बस और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले, यहीं पर लिखता हूँ, एक चीज़ रखना, फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के, वेवलेंथ। अब बोलेंगे सर ये क्या चीज़ है, कुछ नहीं है गाइस, छोटी सी बात है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उसकी वेवलेंथ कम हो जाती है, सीधी सी बात है, ठीक है। अब देखो यहीं से अगर मैं क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ, थोड़ा सा नीचे जाते हैं, क्वेश्चन आपका ये है
कि आप मेरे को बताओ कि सबसे ज़्यादा कि आप मेरे को बताओ सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होगी। क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। मैं ऑप्शन दे देता हूँ। एक हो गया एक्सरे, एक हो गया अल्ट्रा वायलेट रे, एक हो गया आपका रेडियो वेव, एक हो गया आपका माइक्रो। चलो ये क्वेश्चन हो गया आपके। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ पूछी है, तो आपको कुछ याद नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ ये वाली लाइन याद होनी चाहिए, गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज। तो आपको ये पता है, आप सीधा एग्जाम में इस तरीके से लिखोगे, जी एक्सयूवी इन माई रेंज, लिख दिया। उसके बाद आपको ये पता है इसकी सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है और इसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी भी होती है, तो और इसकी सबसे कम वेवलेंथ होती है। अगर आपको याद नहीं हो रहा, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं हो रहा, तो ये भी याद कर लो, इसकी जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ वो सबसे कम होती है, ठीक है। फिर सिर्फ फ्रीक्वेंसी और एनर्जी सबसे हाई होती है। और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, खुद बताओ, क्योंकि उल्टा होता है। देखो, अगर मैं फ्रीक्वेंसी लिखता हूँ यहाँ पे, एग्जाम्पल बता रहा हूँ सर, इसके अगर 100 फ्रीक्वेंसी है, इसकी कितनी होगी, 90 होगी, इसकी कितनी होगी, 80 होगी, इसकी कितनी होगी, 70 होगी। तो सबसे ज़्यादा इसकी होती है, फिर ऐसे नीचे जैसे कम होती चली जाती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का ये वेवलेंथ उल्टा है, बस वेवलेंथ का सीन उल्टा है, बस आपको इतना याद होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था आपका कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, तो आप खुद बताओ वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी, सबसे नीचे वाले की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगी। तो सबसे नीचे कौन सा आ रहा है इसमें, रेडियो वेव, तो आंसर क्या हो जाएगा, रेडियो वेव। फिक्स क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, मिरर। देखो, दो टाइप के मिरर हैं, सीधा एग्जाम में क्वेश्चन जो फिक्स क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, सिर्फ वही वो पढ़ा रहा हूँ अभी मैं, ठीक है ना, क्योंकि रिवीजन हो रहा है। एक होता है कॉनकेव, ठीक है, एक होता है कॉन्वेक्स। बता देता हूँ, देखो कॉनकेव वाला मैंने बताया था, इस तरीके से होता है, केव होती है ना, केव मतलब गुफा, ये रही गुफा, गुफा बन रही है ना, पीछे से पॉलिश होती है इसमें। और जो वैक्स वाली होती है इसमें इस तरीके से होती है। सिर्फ आपको क्या इसमें अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या याद होना चाहिए लास्ट में, कि इसके यूजेस क्या हैं और इसके यूजेस क्या हैं, बस, ठीक है। कॉन्वेक्स, पहले मैं कॉन्वेक्स के बाद बता देता हूँ। जब भी कभी कॉन्वेक्स देखोगे ना आप, तो इतना याद रखना कि ये रोड पे यूज़ होती है, जो आपकी जो रोड होती है, सड़क है ना, सड़कों पे यूज़ होती है। कैसे, इस तरीके से एक सड़क बना लेना, बना लोगे, एक यहाँ पे एक स्ट्रीट लाइट बना लेना इस तरीके से। देखो गाइस, मेरी ड्राइंग गंदी है, लेकिन आप लोग एक बार रिवीजन हो जाएगा ना, स्ट्रीट लाइट हो गई, ठीक है। एक होता है आपका, एक रोड पे एक टर्न पे एक मिरर लगा हुआ होता है। जब टर्न आता है ना रोड के ऊपर, तो यहाँ पे एक मिरर लगा होता है, एक वो, और एक गाड़ी जा रही है उसका एक साइड मिरर, ये गाड़ी जा रही है यहाँ पे, एक कार जा रही है उसका साइड मिरर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, देखो कार का साइड मिरर कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है, पहला। दूसरा, रोड जो टर्न पे, जो रोड का टर्न होता है उस पे जो मिरर होता है वो भी कॉन्वेक्स होता है। और तीसरा स्ट्रीट लाइट, ठीक है, स्ट्रीट लाइट वाला, ठीक है। तीनों याद हो गए। अब देखो कॉन्वेक्स, याद रखना, जो कॉन्वेक्स है वो रोड पे होते हैं। अब कॉनकेव वाले याद करवाऊंगा सारे, ठीक है। कॉन्वेक्स आपको मेरे ख्याल से याद हो गए होंगे, सारा एक रोड का सीन बना लेना, ये सारे याद हो जाएंगे एक साथ, ठीक है। अब चलते हैं इधर पे, इसको थोड़ा इधर करते हैं। देखो कॉनकेव, कॉनकेव का क्या सीन है, ये आपका यूज़ होता है शेविंग में, इसको शेविंग मिरर बोलते हैं, इसको डेंटिस्ट भी यूज़ करते हैं, इसको सर्च लाइट में भी। देखो, और मेरे ख्याल से सिर्फ आप अगर इतना याद कर लेंगे, और अगर कुछ भी एग्जाम में आ जाएगा तो वो कॉनकेव का हो जाएगा। इसको पूरे को याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये वाला पूरा पोर्शन याद कर लिया है कि ये सड़क वाला, तो आप ये वाला फिर कभी भूलोगे नहीं, है ना, क्योंकि आपको ये वाला याद है, तो आप इसको याद करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ पढ़ लो एक बार। शेविंग, डेंटिस्ट, सर्च लाइट में यूज़ होता है, और बताओ हेडलाइट में यूज़ होता है। हेडलाइट किसकी, स्कूटर की, बाइक्स की हेडलाइट्स में। देखो, आप बोलोगे सर ये भी तो बाइक में, लेकिन मैंने इमेज बनाई है ना सिर्फ कार वाला, कार का साइड मिरर में। और यहाँ पे आ गया सोलर में, सोलर कुकर जो होते हैं, ठीक है। और जो टेलीस्कोप होता है ना, टेलीस्कोप उसमें भी कॉनकेव मिरर यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हेडलाइट जो है थोड़ा कंफ्यूज करने वाली है, हेडलाइट के अंदर कॉनकेव यूज़ होता है। मैंने आपको इमेज याद करवाई है, सिर्फ आपको कॉन्वेक्स याद होना चाहिए। कार के साइड मिरर में कॉन्वेक्स, रोड पे जो टर्न पे मिरर लगा होता है वो वाला कॉन्वेक्स, जो स्ट्रीट लाइट होती है जहाँ से लाइट आती है, स्ट्रीट पे जो लाइट होती है वो वाला कॉन्वेक्स, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक, एक होता है आपका मायोपिया, बीमारियाँ है ना, मायोपिया, और एक होता है हाइपर मेट्रोपिया। मैंने ये पहले भी याद करवा रखा है, आपको फिर से याद करवा देता हूँ। मायोपिया एक छोटा वर्ड है, तो छोटा मतलब नियर, एक होता है फार, इसमें भी नियर लिखो और एक लिखो फार। एग्जाम में भी कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। मायोपिया मतलब छोटा वर्ड, मतलब पास का दिखाई देगा। हाइपर मेट्रोपिया मतलब बड़ा है, मतलब दूर का दिखाई देगा, बस इतना याद होना चाहिए, ठीक है। मतलब इसमें क्या है, फार का दिखाई नहीं देगा, इसमें क्या है, नियर का दिखाई नहीं देगा, ठीक है। मेरे ख्याल से इतना तो आपको याद हो ही गया होगा। और इसको कैसे सही करते हैं, इसको सही करते हैं इस वाले से, सीधा ये आएगा, मायोपिया को करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज़ होता है, ये कौन सा लेंस है यहाँ पे, कॉनकेव लेंस। और हाइपर मेट्रोपिया का कौन सा यूज़ होता है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। जो पढ़ा रहा हूँ सिर्फ इतना ही याद होना चाहिए भी। नेक्स्ट, देखो एक बार ना यूनिट से भी क्वेश्चन आ रखे हैं कि आपके एग्जाम में कि किसकी यूनिट क्या होती है। देखो बेसिक क्वेश्चन है, देखो
अगर आपको ये लेंथ नापनी है कि ये कितनी लेंथ है, लेंथ मेरे ख्याल से ये सब मेरे को बताना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं अगर आपको बता रहा हूँ, लेंथ को किस में नापते हैं, मीटर के अंदर नापते हैं, है ना, मीटर लिखते हैं, मीटर। और अगर हमें मास नापना है, मास, देखो गाइस मास और वेट में कन्फ्यूजन हो जाता है, इसको एक साथ बता देता हूँ मैं, मास और वेट। देखो मास क्या होता है, मास नॉर्मल होता है, वेट क्या होता है जब आपका m इंटू जी हो जाता है, ग्रेविटी लगती है, ठीक है। मास हमेशा किस में नापा जाता है, जल्दी से बताओ, केजी के अंदर, ठीक है। और आपका वेट हमेशा न्यूटन में नापा जाता है, वेट किस में नापा जाता है, न्यूटन में। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बता दिया, यहाँ कन्फ्यूजन होता है इसलिए। मास किस में नापते हैं, केजी में नापते हैं, वेट किस में नापते हैं, न्यूटन में नापते हैं, ठीक है, याद रहेगा ये। किसी भी चीज़ की ना हम यूनिट निकाल सकते हैं, जैसे अगर हमें न्यूटन की यूनिट पूछ ली कि क्या होती है, तो क्या होती है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे, देखो मास की क्या यूनिट होती है, केजी। ग्रेविटी क्या किस में नापते हैं, ग्रेविटी एक एक्सेलेरेशन होता है, एक्सेलेरेशन किस में नापते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। नहीं आ रहा समझ में, ठीक है, थोड़ा सा एक स्लाइड ले लेते हैं, क्योंकि जो नॉन साइंस वाले बच्चे हैं उनको नहीं आ रहा होगा, जो साइंस वाले हैं उनको तो सब कुछ आ रहा होगा। देखो अभी जो मैं इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ वो साइंस वाले बच्चों को भी नहीं पता होंगी, क्योंकि ये ऐसी यूनिट्स हैं जो याद करनी ही पड़ेंगी आपको। जैसे कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी किस में नापते हैं, इसको जल्दी से बताओ, इसको नापते हैं कैंडेला में। इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ, लास्ट टाइम पे इसलिए, ठीक है। अगर हमें अमाउंट नापता है, अमाउंट नापना है कि कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, किस में नापते हैं, मोल के अंदर। ये मेरे ख्याल से आपने पढ़ा होगा, सिर्फ इनको डायरेक्ट याद कर लो। अगर हमें थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर नापना है, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, तो किस में नापते हैं, केल्विन में, सेल्सियस में नहीं, केल्विन में नापते हैं, ठीक है। करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट किस में इसको मेजर करते हैं हम लोग, एम्पियर में। मेरे ख्याल से ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। एंगल, कोई भी एक एंगल होता है, एंगल होता है, या तो उसको डिग्री में नापते हैं, लेकिन हम लोग किसको, बेसिक यूनिट क्या है उसकी, रेडियन है, जो हम गलत कर देते हैं, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी को किस में नापते हैं हम लोग, हर्ट्ज में नापते हैं, ठीक है। एक लास्ट है रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, इसको किस में नापते हैं, बैक्यूरल में। फिक्स क्वेश्चन है गाइस ये, बैक्यूरल में, ठीक है। सीधा क्वेश्चन आएंगे ये वाले, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिक यूनिट नहीं पता होती बच्चों को, इसलिए मैंने ये अलग से पढ़ा दिया आपको, ठीक है। ये आपको एक बार बस देखना, इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, टेम्परेचर केल्विन, ये तो मेरे को पता ही, मतलब आपको पता ही होगा, सेल्सियस में नापते हैं केल्विन में, तो आप ये गलती नहीं करेंगे, ठीक है। और इसको यहाँ से रब करते हैं, नहीं हो रहा, चलो छोड़ो। करंट, करंट को किस में नापते हैं, एम्पियर में, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल को रेडियन में नापते हैं, ये तो मेरे ख्याल से पता होगा, या डिग्री में नापते हैं, ठीक है, लेकिन रेडियन इसकी बेसिक यूनिट है। फ्रीक्वेंसी को हर्ट्स में, ये मेरे ख्याल से सभी को पता होगा, और रेडियो एक्टिविटी को बैक्यूरल में। मतलब यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, इजी है ये, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखो, अब थोड़ा सा साउंड के बारे में बता देता हूँ। साउंड चैप्टर साउंड तो मेरे ख्याल से आपने पढ़ा ही होगा। देखो इंसान, इंसान मतलब आदमी, मैन, ह्यूमन, ठीक है। 20 हर्ट्ज से लेके कहाँ तक की फ्रीक्वेंसी सुन सकता है, 20,000 हर्ट्ज तक की, इसके बीच की फ्रीक्वेंसी ही इंसान सुन सकता है। इससे पहली वाली नहीं सुन पाएगा, इसके बाद वाली नहीं सुन पाएगा। तो गाइस इसकी पहली वाली को क्या बोलते हैं, इसकी पहली वाली को बोलते हैं इंफ्रासोनिक, उसकी बाद वाली को क्या बोलते हैं, अल्ट्रा, यू अल्ट्रासोनिक। अब ये कैसे याद रहेगा, देखो देखो, ABCD में पहले आई आता है और या पहले यू आता है, मेरे को ये बताओ। पहले आई आता है तो 20 के पहले क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, और 2000 मतलब 20,000 के बाद क्या आ जाएगा, यू। ABCD के हिसाब से चलेंगे, ठीक है, पहले आई फिर यू। तो इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक, ठीक है। अब इंफ्रासोनिक कौन यूज़ करता है, कौन सा एनिमल यूज़ करता है, जल्दी से बताओ। एक तो एलिफेंट यूज़ करता है और दूसरा डॉल्फिन, ठीक है ना। ये बात करने के लिए, इवन कम्युनिकेट करने के लिए एलिफेंट और डॉल्फिन इंफ्रासोनिक तरीके से बात करते हैं, क्योंकि वो लोग इस वाली आवाज़ को सुन पाते हैं, इतने फ्रीक्वेंसी, इतने हर्ट्ज से नीचे वो लोग सुन पाते हैं, ठीक है। और अल्ट्रासोनिक कौन यूज़ करता है, बैट, चमगादड़, ठीक है, जिसकी वजह से कोरोना वायरस फैला था, ठीक है, बैट, ठीक है। मेरे ख्याल से इतना तो आपको याद होगा, इतना याद होना भी चाहिए, क्योंकि बेसिक है, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं। अब एक चीज़ बताओ, क्या क्वेश्चन था वो, हाँ चलो, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि लड़कों की आवाज़ थोड़ी सी भारी होती है, मोटी होती है ना, मोटापन होता है, तो जो मोटापन होता है उसको क्या, नेक्स्ट स्लाइड पे कर देते हैं कि यहाँ वो सेलेक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ दे। एक हो गया बॉय, हो गया आपकी गर्ल, ठीक है। बॉय और गर्ल में क्या अंतर होता है, देखो बॉय की लो फ्रिक्वेंसी होती है पहली चीज़, और इसका लो पिच होता है। पिच का मतलब क्या होता है, पिच, इंपॉर्टेंट वर्ड है पिच। गर्ल में क्या होता है, हाई फ्रिक्वेंसी होती है इन लोग की, बहुत तेज चिल्लाती हैं लड़कियाँ, कान फाड़ देती हैं ना। तो एक होता है, इनके होता है हाई पिच होता है, क्योंकि इनकी आवाज़ ना पैनी होती है, लाइक पैनी इन द सेंस शार्प होती है, किसकी वजह से, पिच की वजह से। तो
हाँ, लड़कों की आवाज़ में मोटापन होता है ना, वो पिच की वजह से होता है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट वर्ड है कि अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि लड़कों की आवाज़ क्यों मोटी होती है लड़कियों से ज़्यादा, तो पिच की वजह से, लो पिच और हाई पिच, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन साउंड से रिलेटेड, कि अगर हम लाउडनेस हमें चेक करनी है, जैसे कि लाउडनेस किससे चेक करते हैं, जैसे अभी मैंने बताया था सबकी बेसिक यूनिट, तो लाउडनेस को चेक करने के लिए क्या यूनिट होती है, डेसिबल, इसी है डेसिबल, DECIBEL, ठीक है, डेसिबल। और अगर हम लोग इंसान 85 डेसिबल तक की आवाज़ सुन लेना तो वो बहरा हो जाता है। इसका DB क्या होता है, इसका D और कैपिटल B, ये इसका सिंबल होता है, ठीक है। अगर 85 डेसिमल DB की अगर साउंड एकदम से इंसान के कानों पे पड़े तो हमारे कान डैमेज हो सकते हैं, या आदमी है उसके कान डैमेज हो सकते हैं। लेकिन अगर 120 DB के एकदम से पड़ गए ना, तो आप कभी शादी वादी में गए हो तो वहाँ पे जो साउंड होती है ना, जो स्पीकर्स होते हैं वो 80 DB तक बजते हैं, तो सोचो वो भी इतने हार्मफुल होते हैं। तो मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, अगर 85 तक पड़ेगी तो डैमेज हो सकते हैं, चांसेस हैं। लेकिन अगर 120 के आसपास पड़ गए ना हमारे कानों के ऊपर, इतनी लाउडनेस के कुछ भी चीज़ हमारे साउंड हमारे कान पे आई, तो इंस्टेंट डैमेज हो जाएगा। इंस्टेंट मतलब तुरंत खराब हो जाएंगे कान, है ना, उसके कान के पर्दे फट जाएंगे, ठीक है। और जो नॉर्मल है वो 45 है, 45 DB, ये WHO ने बता रखा है, ठीक है। आपको इसमें क्या याद करने वाला है, मैंने इतना सारा चीज़ आपको बता तो दिया, आपको सिर्फ इसमें याद करना है जो बता रहा हूँ। क्या दूसरा पेन ले लेते हैं कोई। पहला चीज़ आपको यहाँ नीचे चलते हैं, पहली चीज़ कि यूनिट क्या होती है इसकी, डेसिबल, मैंने आपको बताया अभी, DB, ठीक है। दूसरी चीज़ WHO ने कहाँ तक बताया, 45 तक, 45 DB तक हम सुन पाते हैं। और 85 में DB में हमारे थोड़े से डैमेज हो जाएंगे, और 120 में इंस्टेंट डैमेज हो जाएंगे। लिख लो इसको, इंस्टेंट डैमेज, और ये हो जाएगा हियरिंग डैमेज, नॉर्मल वाला, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ये थोड़ा थोड़ा बेसिक क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, और ये सब ना स्टैटिक में आता है ना, ये सब आपको याद ही करना पड़ेगा। और इको के लिए कितनी डिस्टेंस चाहिए होती है, इको क्या होता है पता है, जैसे अगर आप अपना कोई भी एक नाम है, यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, उसने चिल्लाया सिमरन, ठीक है, तो आवाज़ आएगी सिमरन 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 सिमरन, इसको बोलते हैं इको, ठीक है। आपने मतलब सुना होगा कि अब जब पहाड़ों में जाते हैं, कोई भी पहाड़ों वगैरह में जाते हैं ना, तो इको होती है वहाँ पे, हम एक ही चीज़ को बोलते हैं तो बार बार, है ना, उसको बोलते हैं इको। तो उसके लिए मिनिमम 17 मीटर्स की डिस्टेंस चाहिए होती है, ठीक है। और अगर एग्जैक्ट बताऊँ, देखो NCERT के हिसाब से 17.15 मीटर है, अगर CDS में आएगा तो ये आएगा, लेकिन FCAT पॉइंट ऑफ व्यू से 17 मीटर परफेक्ट है, ठीक है। ये NCERT में ये लिखा है 17.15 मीटर, ये NCERT के हिसाब से। लेकिन अगर FCAT में आएगा तो 17 मीटर ही आएगा, इतना क्लोज वैल्यू नहीं देंगे वो लोग, ऑप्शन बना देगा ऐसे 18 मीटर, दूसरा 17 मीटर, फिर 15 मीटर, 16 मीटर, इस तरीके से ऑप्शन बन सकते हैं। तो 17 मीटर, 17.15 एग्जैक्ट अगर याद करनी है तो, किसके लिए, इको के लिए। तो फिजिक्स में इतना इंपॉर्टेंट है। आज हम पढ़ेंगे क्या, ग्रासलैंड्स। जो भी ये टॉपिक्स हैं, एक एक क्वेश्चन फिक्स आएंगे, ठीक है, आपके एग्जाम में, तो एकदम शॉर्ट वीडियोस होंगी, सिर्फ याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्रासलैंड देखो, ये रहा आपका कनाडा, एक एक कॉन्टिनेंट को लेके चलूंगा मैं, ठीक है, कनाडा और USA, इन दोनों की बाउंड्री पे यहाँ पे इस तरीके से कैसे क्वेश्चन फ्रेम होगा। पहले तो एक चीज़ बताता हूँ, क्वेश्चन किस टाइप से फ्रेम हो सकते हैं। किसी भी एक ग्रासलैंड का नाम दे देगा, XYZ, ठीक है, कोई भी एक नाम दे दिया, पूछेगा कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, या तो फिर ये पूछ सकता है वो कौन से कॉन्टिनेंट में आ सकता है, या कंट्री पूछेगा। कंट्री अगर वो पूछेगा तो वो एक ही कंट्री में आता होगा, पहली चीज़, दो कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता होगा, ठीक है, एक ही कंट्री में आता है अगर कंट्री पूछेगा तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे कि पहला है प्रेरीज, यहाँ पे आता है, कौन सा, ये नॉर्थ अमेरिका। मेरे ख्याल से मैपिंग में थोड़ा बहुत तो आपको कॉन्टिनेंट्स तो मेरे ख्याल से आपको याद होंगी, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पे जो ग्रासलैंड आता है उसका नाम है प्रेरीज, प्रेरीज ग्रासलैंड, ठीक है। गाइस सारी वीडियो 2x पे देखो, अपना टाइम सेव करो प्लीज़। प्रेरीज, ठीक है, प्रेरीज ग्रासलैंड। आगे चलते हैं, ये किस में आता है, कनाडा और USA दोनों की बाउंड्री पे आता है, ठीक है। अगर कॉन्टिनेंट पूछे तो नॉर्थ अमेरिका। नीचे आ जाते हैं, देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये कौन सा है, साउथ अमेरिका, ठीक है। साउथ अमेरिका में देखो कौन कौन से हैं, यहाँ पे आपको दो मिलेंगे। एक तो ब्राज़ील के अंदर 3 सी हैं, 3 सी हैं, कैसे याद करवाऊंगा, देखो अभी याद हो जाएंगे। ये आपको ब्राज़ील है, ब्राज़ील के अंदर 3 सी हैं, 1 2 3 सी, 1 2 3 सी। अब ये सिर्फ याद करो, ब्राज़ील के अंदर क्या है, 3 सी हैं। और अर्जेंटीना, यहाँ पे अर्जेंटीना जो कंट्री है, यहाँ पे एक ग्रासलैंड एक्चुअली वो यहाँ पर है, एग्जैक्ट अगर लोकेशन बताऊँ, यहाँ पे मार्क करना है, इसको दूसरे कलर से कर देते हैं, यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया आपका। तो यहाँ पे अर्जेंटीना कंट्री है, अर्जेंटीना दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, ये रब करना पड़ेगा। देखो, ब्राज़ील के अंदर है 3, एक सेकंड रुकना, ब्राज़ील के अंदर है 3 सी, और अर्जेंटीना के अंदर है 1। अर्जेंटीना वाला जो कंट्री वो है ग्रासलैंड है, उसका क्या नाम है, पम्पास, पम्पास, ठीक है।
अब देखो कैसे याद रहेगा, अर्जेंटीना, देखो टीना एक लड़की है, ठीक है, वो बहुत मुश्किल से पास होती है, वो पंप मार मार के पास होती है, इस तरीके से याद कर लो। टीना एक लड़की है जो बहुत मुश्किल से पास होती है किसी भी एग्जाम में, पंप पास, ठीक है, याद रहेगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, टीना एक लड़की का नाम है जो कि बहुत मुश्किल से पास होती है एग्जाम के अंदर, याद रहेगा ये। 3C, अब देखो ब्राज़ील के 3C वाले पढ़ते हैं इसको मैं रब कर रहा हूँ यहाँ से। अब आता है ब्राज़ील के 3C। ब्राज़ील के अगर आपको 3C याद करने हैं तो पहले का नाम है कैंपॉस। एक बार बोलोगे याद हो जाएगा अभी के अभी, इसी वीडियो को नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो बोलूँगा सिर्फ लास्ट में वही नोट्स बनाना। कैंपोस, कटिंगास, सॉरी सेरेडोर और कटिंगास, याद रहेगा ये, एक बार बोल दो बस प्लीज़ एक बार। कैंपोस, आवाज़ आनी चाहिए, कैंपोस सेरेडोर कटिंगास, या कैंपोस कटिंगास सेरेडोस, मैंने इस तरीके से रखा, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, बोल दोगे एक बार अभी याद हो जाएगा। कैंपोस सेरेडोर कटिंगास, या कैंपोस कटिंगास सेरेडोस, कैंपोस कटिंगास सेरेडोस, कैंपोस कटिंगास सेरेडोस, कैंपोस कटिंगास सेरेडोस, कैंपोस कटिंगास सेरेडोस। 3C हैं, कहाँ पर है, ब्राज़ील में। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाएगा इनमें से कोई सा भी ग्रासलैंड, फिक्स क्वेश्चन है गाइस आपके एग्जाम में, इसलिए मैं याद करवा रहा हूँ। अर्जेंटीना बहुत मुश्किल से पास होती है, अभी याद करवाया था, ठीक है। और एक बार फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ पूरा। यहाँ पे कौन से थे जल्दी से बताओ, कनाडा और यूएसए में यहाँ पे कौन से थे, फटाफट यहाँ पे देखो, ऐसे याद कर सकते हो कि यूएसए के सब लोग पैर पढ़ते हैं ना, यहाँ पे क्या था, प्रेरीज, याद आ गया, प्रेरीज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, प्रेरीज, क्योंकि ये लोग बहुत अमीर है तो इनके सब लोग पैर पढ़ते हैं जाके कि हमारी हेल्प कर दो, हमारे देश की हेल्प कर दो, हमारे देश की हेल्प कर दो। बट अब बस गाइस याद करने के लिए, कोई इसको नेगेटिव ऐसे सेंस वेंस में मत ले, क्योंकि ये सब सिर्फ याद करने की ट्रिक है। तो अर्जेंटीना, टीना बहुत मुश्किल से पास होती है, तो पंप पास। और यहाँ पे क्या थे, 3C, कैंपोस कटिंगास सेरेडोस, ठीक है, याद रहेगा ये, आगे चले, ठीक है। सीधा इधर पे आ जाओ, देखो यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दो चीज़ दिखाई दे रही होंगी, जूम कर देता हूँ, और नहीं दिखाई दे रहा तो ये लो, अब तो दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का एक हमें याद करना है, उसका नाम है डाउन्स, क्या नाम है, डाउन्स। न्यूजीलैंड का है कैंटबेरी, CANT, कैंटबेरी नहीं कैंटरबेरी है, कैंटरबरी, BURY, यहाँ पे लिख देता हूँ CANTERBURY, ठीक है, कैंटरबरी। कैसे याद रहेगा, देखो याद करने की ट्रिक, ऑस्ट्रेलिया में हमेशा ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट की टीम्स बहुत अच्छी खेलती हैं वहाँ पे, है ना। तो लाइक 1 विकेट डाउन, 2 विकेट्स डाउन, तो हमेशा इसी तरीके से जब भी आउट होता है तो उसका आउट नहीं बोलते कि 1 विकेट डाउन हो गया, 2 विकेट डाउन हो गया। तो इस तरीके से मेरे को ये याद ही रहता है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमेशा क्रिकेट से रिलेट करके याद करता हूँ मैं, तो क्या हो गया, डाउन्स। तो आपको भी उसी तरीके से याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब न्यूजीलैंड देखो, न्यूजीलैंड कैंटबेरी, मतलब किसी टॉफ़ी का नाम लग रहा है, किसी चॉकलेट का नाम लग रहा है, कैंटबेरी टॉफ़ीज़, है ना, जो चॉकलेट्स आती हैं। तो इसी तरीके से न्यूजीलैंड एक छोटा सा देश है, वहाँ पे सिर्फ टॉफ़ी बनती है। तो कैंटबेरी कुछ भी याद होना चाहिए बस आपको, कुछ भी बोला आप इसको, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं, देखो यहाँ पे आ जाते हैं, देखो यहाँ पे मैंने ब्राज़ील और टीना क्या बहुत मुश्किल से पास होती है, ब्राज़ील में क्या थे, 3C, यहीं पर ही मैंने जानबूझ के छोड़ा है, क्यों छोड़ा, ताकि आपको ये बाद में याद रहे। यहाँ पे 2 बार L आएगा, L लग गए, ये तो गाना सुना होगा, ठीक है आप लोगों ने। तो इसी तरीके से ब्राज़ील के ऊपर 2 L है, ये बस याद रखना, आपको ये याद हो जाएगा। इसका पूरा नाम है लानोस, LLANOS, ठीक है, लानोस ग्रासलैंड। देखो वर्ल्ड मैपिंग में अगर आपने कुछ बच्चे जो FCAT में एनरोल्ड है उन्होंने वर्ल्ड मैपिंग का कोर्स भी लिया हुआ है, तो जो कंबोडिया की मैंने क्या याद, कोलंबिया की जो राजधानी थी कैसे याद करवाई थी, जो लंबा होता है उसका राजधानी क्या होता है, बोगोटा, ठीक है, जो लंबा होता है उसका अपोजिट क्या होता है, बोगोटा, याद है, मैंने आपको ये याद करवाई थी। और ये आपका वेनेजुएला आ गया, देखो इसको एक बार रब कर देता हूँ मैं यहाँ से, देखो कैसे याद करवाई थी, एक बार कैपिटल, क्योंकि आ जाते हैं FCAT में कभी कभी, तो आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। देखो कोलंबिया, जो लंबे लोग होते हैं उसका अपोजिट क्या होता है, जो छोटे लोग होते हैं, जो बुगोटे होते हैं, बुगोटा, ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको याद करवाया था। वेनेजुएला में मैंने कैसे याद करवाया था, देखो वैन आ रहा है, वैन, ठीक है, तो इसका आएगा कार, वैन और कार, इस तरीके से मैंने याद करवाया था। तो आपको मेरे ख्याल से जो बच्चे मैपिंग में एनरोल्ड है उनको वो ये वाली वीडियो ना ही देखें, क्योंकि उनको सब ये सब याद होगा, ठीक है। और एक बार इसको रब कर देते हैं फिर से, हम कम पढ़ रहे थे अभी यहाँ पे ग्रासलैंड्स। तो यहाँ पे कौन सा ग्रासलैंड आता है, अभी मैंने बताया आपको, L वाला, लानोस, ठीक है। सिर्फ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये रटना है क्या, कि कोलंबिया लंबे और वैन, लंबे लोग वैन में बैठ के जाते हैं, उनके LL, ठीक है, याद हो गया होगा, LL लगते हैं उनके, लानोस, एक बार बोलोगे याद हो जाएगा, लानोस, ठीक है। अब एक बार इसका यहाँ से हटाते हैं, इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं। अब आप मेरे को बताएंगे, यहाँ पे एक मैंने भी पढ़ाया था, आपको याद हो गया होगा, 1 क्या था यहाँ पे, प्रेरीज, क्या बात है। उसके बाद आप मेरे को बताएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे मेरे को 3 बताएंगे, मैंने यहाँ पे कितने सारे बताए हैं आपको, जल्दी से बताओ। यहाँ पे आपको 3C बताएं, एक यहाँ पे बताया है टीना वाले में, और एक यहाँ बताया है, जल्दी से। यहाँ पे L है, यहाँ पे 3C है, यहाँ पे क्या है, पास हो जाती है वो, पंप पास, ठीक है, पंप पास, याद रहेगा ये वाला, ठीक है। उसके बाद मैंने और क्या बता दिया आपको, यहाँ बता दिया, देखो ऑस्ट्रेलिया में हमेशा विकेट गिरते हैं तो क्या बोलते हैं उनको, डाउन हो गया, 1 विकेट डाउन, 2 विकेट डाउन। न्यूजीलैंड में टॉफ़ी बनती है, कौन सी, कैंटरबेरी, ठीक है, ये भी याद हो गया होगा, ये भी याद हो गया, सारे ग्रासलैंड याद हो गए।
अब हम चल रहे हैं ऊपर वाले जो कॉन्टिनेंट बच गए हैं। ये देखो, ये क्या गया आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो मेरे ख्याल से आपको मैप में इतना तो पता चल ही रहा होगा ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, ठीक है। इस वाले कॉन्टिनेंट में दो आपको याद करने हैं। देखो, एक हो गया वेल्स, यहाँ पे ये वाला जो रीजन है पूरा, यहाँ पे आता है वेल्ट। देखो, वेल्ट का मतलब अफ्रीका में होता है मैदान, ठीक है, फील्ड्स, ठीक है। तो उसी टाइप के ग्रासलैंड है यहाँ पे, वेल्ट्स ग्रासलैंड, ठीक है। अब ये कैसे याद होंगे वो बाद में याद करवाऊंगा। पहले एक और जो दूसरा में यहाँ पढ़ना है, ये वाला दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ पे ग्रीन ग्रीन ये वाला पूरा एरिया है, ये पूरा, ये सब पूरा। तो इसमें आपको ये इतना तो पता चल गया होगा कि यहाँ से भाई वो कंट्री नहीं पूछेगा, ठीक है। ये आपका हो गया सवाना, इंपॉर्टेंट है दोनों, सवाना ग्रासलैंड और वेल्स। तो यहाँ पे वेल्स में बहुत सारी कंट्री आ रही है, तो यहाँ से भी वो कंट्री नहीं पूछेगा, सीधी सीधी बात है, तो वो कॉन्टिनेंट पूछेगा। तो आपको कॉन्टिनेंट दो पता होना चाहिए, अफ्रीका के अंदर सवाना और वेल्स है, ठीक है, याद रहेगा ये। नेक्स्ट आगे चलें। देखो, अब यहाँ पे आ जाते हैं, जो ये वाला रीजन है दिख रहा है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। अब आपको एक बार मैप पे इसको मैं मार्क कर देता हूँ। अगर आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरा थोड़ा सा चाइना का भी एरिया जाता है, ये वाला मतलब पूरा ये यहाँ से लेके यहाँ तक। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्टेपीज ग्रासलैंड, ठीक है, स्टेपीज ग्रासलैंड। अब गाइस यहाँ से आपको ये तो पता चल गया होगा, यहाँ से भी क्वेश्चन क्या नहीं आने वाला, कंट्री वाला नहीं आएगा। क्या पूछेगा? स्टेपीज, या तो ये पूछ सकता है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ग्रासलैंड कौन सा है? स्टेपीज। दिख रहा है वो तो आपको, दिख भी रहा होगा, सबसे बड़ा कौन सा है? स्टेपीज है। इसका दूसरा नाम क्या है? या तो इसको ये बोल सकते हैं यूरोप और रशिया में आता है ना, यूरोप में भी आता है, रशिया में भी आता है, इस तरीके से बोल सकते हैं। या इसको यूरेशिया बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? यूरेशिया। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं दूसरे कलर से, इसको लिखते हैं ब्लैक कलर से, दिखाई देगा आपको। देखो, यूरेशियन स्टेपीज, यूरोप। देखो, यूरेशियन में यूरोप भी आ गया और एशिया भी आ गया। यूरोप ये वाला कॉन्टिनेंट है, ये पूरा यूरोप है, और ये पूरा क्या है? एशिया। इंडिया एशिया में आता है, इतना तो मेरे ख्याल से पता होगा आपको। तो ये हो गया यूरोप, ये हो गया एशिया, तो इसको यूरेशियन स्टेपीज बोल देते हैं। इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा, सबसे लार्जेस्ट भी यही है। रब कर रहा हूँ मैं यहाँ से अब इसको, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आपको सभी कुछ याद हो गया है, और कुछ बच गया क्या? देखो, अब सिर्फ एक जो कंट्री है जो इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे थोड़ा जूम करता हूँ मैं, ये आपका यूरोप आ गया। यूरोप में आपको ये कंट्री दिखाई दे रही है, हंगरी मतलब बुका, ठीक है। इसको कलर से दूसरे से कर देते हैं, ये वाली जो कंट्री दिखाई दे रही है ये, तो हंगरी की केवल एक अंदर ग्रासलैंड है, केवल वो हंगरी के अंदर आता है, उसका नाम है पुस्ताज, ठीक है। देखो, जो भी लोग भूखे होते हैं वो पूछते रहते हैं यार खाना कहाँ मिलेगा, खाना कहाँ पे मिलेगा, अच्छा खाना कहाँ मिलता है, साउथ इंडियन फूड कहाँ मिलता है ना, इस तरीके से पूछते रहते हैं। तो पूछताछ करते रहते हैं जो हंगरी लोग होते हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। याद हो गया? तो हंगरी के अंदर क्या हो गया? पूछताछ हो गया। याद रहेगा ये, ठीक है। और अब एक लास्ट है आपका गाइस, लास्ट एक और है, बच गया है, इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ। यहाँ चलते हैं। देखो, चाइना और मंगोलिया, ये वाला जो रीजन है यहाँ पे, इस तरीके से देखो गाइस, आपसे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पूछने वाला आपके एग्जाम में, तो इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। चाइना और मंगोलिया दोनों के रीजन में यहाँ पे ग्रासलैंड पड़ता है, उसका क्या नाम है? इसका नाम है मंचूरियन। आप मंचूरियन खाते हैं? मंचूरियन, अगर ये एग्जाम में गाइस इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन अगर आ गया तो बोलेंगे ये कौन सा ग्रासलैंड है ना, तो आपको थोड़ा याद हो सकता है। जो मंचूरियन है ये चाइना साइड से और मंगोलिया साइड से आया है, तो ये रहा चाइना, इसी के ऊपर मंगोलिया। इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, यहाँ से दिखाई देगा आपको, देखो एक सेकेंड, ये रहा अपना इंडिया, दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये आपका चाइना हो गया, ये रहा मंगोलिया। तो यहाँ पे इस वाले रीजन में मंगोलिया और चाइना की बाउंड्री पे आता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन जल्दी से फ्रेम नहीं होगा मंचूरियन वाला, क्योंकि अगर देगा तो सिर्फ एक कंट्री देगा ऑप्शन के अंदर, या तो चाइना देगा या मंगोलिया देगा, दोनों नहीं देगा कहीं भी, ठीक है। दोनों देगा तो सीडीएस वाले एग्जाम में देगा, ठीक है। तो आपको वो उतना लेवल का नहीं है। एफकैट में सीधा स्टैटिक आएगा, क्या आएगा? आपका एफकैट हो है ना, आर्मी की वो एसएससी एंट्री होती है, तो इन सभी के अंदर सीधा पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन आते हैं। घुमाने की क्वेश्चन बिल्कुल भी घुमाएगा नहीं, क्वेश्चन को सीधा पूछेगा कि कहाँ पे मिलता है, ठीक है। इसको यहाँ से रब करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको सारे के सारे याद हो गए होंगे। अब देखता हूँ मैं आपको कितने याद है, ठीक है। चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं, एक पेज लेते हैं, सब कुछ लिखवा दूंगा लास्ट में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे क्या हो गया? मंचूरियन, ठीक है। उसके बाद हंगरी में कौन सा था? यहाँ पे हंगरी कंट्री थी, इसलिए क्या इसमें रब करना पड़ता है हर एक मिनट बाद। हंगरी में क्या था? वो पूछता रहता है, पूछताछ, ठीक है। और हंगरी के बाद यहाँ पे लंबा से क्या था? स्टेपीज, पूरे में यूरेशियन स्टेपीज, वो तो मेरे ख्याल से आपको याद होगा, ठीक है। और नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे कौन सा था? सवाना, यहाँ पे वेल्स, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में डाउन था, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी था, ठीक है। और यहाँ बता दो चलो, कनाडा और यूएसए में कौन सा था? जल्दी, पैर पड़ते ना, प्रेरीज, ठीक है। यहाँ पे क्या था? डबल एल लानोस, फिर ट्रिपल सी कैंपोस, कटिंगा, सेरेडोस, फिर क्या था?
टीना पास नहीं होती, पम्पास, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको सारे ग्रासलैंड याद हो गए हैं, इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। चाहिए तो ये लो, अब मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ इसको। क्या आ गया, पहला हो गया प्रेरीज ग्रासलैंड, फिर आप बताओगे पम्पास कहाँ पे है, अब आप ही मेरे को बता दोगे डाउन्स कहाँ पर है, ठीक है। अब मेरे को बताओगे आप सवाना कहाँ पर है, उसके बाद हो गया कैंपोस, 3 सी जो थे, ठीक है, 3 सी, कैंपोस, कटिंगाज और सेरेडोस, लिखना है सब आप। उसके बाद हो गया पुस्ताज, फिर क्या आ गया वेल्ट्स, ठीक है। वेल्ट के बाद आप मेरे को बताओगे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वेल्ट्स के बाद आप मेरे को बताओगे स्टेपीज कहाँ मिलता है, उसके बाद मंचूरियन कहाँ मिलता है, मंचूरियन के बाद क्या पड़ा था, एक बच गया कैंटरबरी और लेनोस। फटाफट बता दो कहाँ पे कौन कौन सा मिलता है। देखो, अगर कॉन्टिनेंट पूछेगा तो ये साउथ अमेरिका मिलता है, अगर कंट्री पूछ ले तो क्या, कोलंबिया प्लस वेनेजुला। कोलंबिया की राजधानी क्या था, बोगोटो। वेनेजुला की क्या राजधानी थी बताई थी, कैपिटल क्या बताया था मैंने, वैन के साथ कार आता है, कारगस, ठीक है। और कैंटरबरी बताओ, कैंटरबरी कहाँ मिलता है, न्यूजीलैंड। मंचूरियन कहाँ मिलता है, मंगोलिया प्लस चाइना, दोनों मिलता है। स्टेपीज तो आपको पता है कहाँ मिलेगा, पूरे यूरोप में प्लस एशिया में, बता रखा है मैंने अभी, ठीक है। प्रेरीज कहाँ मिलेगा, यूएसए प्लस कनाडा, ठीक है, इनके हम पैर पड़ते हैं जाके, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं प्रेरीज। पम्पास पास कौन होती है, टीना लड़की थी, इस तरीके से याद करवाया था, अर्जेंटीना, ठीक है, मेरे ख्याल से ये तो याद होगा। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया बताया था मैंने, सवाना और वेल्ड्स, ये दोनों कहाँ मिलते हैं, अफ्रीका। ट्रिपल सी कहाँ मिलता है, ब्राज़ील में। पुस्ताज कहाँ मिलता है, हंगरी में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सारे के सारे आपको याद होंगे, एक बार अच्छे से एक पेज के अंदर थोड़ा सा, मतलब विद इन सेकंड से सब आपको याद हो गया है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आएगा, पक्का आएगा, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये फिक्स क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएंगे, तो इस पर फोकस करके एक बार वीडियो देख लें, 2x पे याद हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।